डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी एमए पॉलिटिकल साइंस की एंट्रेंस टेस्ट जो अभी हाल में ही हुई है, मुझे पता है कि मेरे कई स्टूडेंट इसके लिए वेट कर रहे हैं, खास करके वो जिन्होंने इस पेपर को दिया है कि सर क्या कहते हैं, कैसा पेपर है, उसके क्या आंसर है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं डियर स्टूडेंट कि वन ऑफ द बेस्ट पेपर जो मैं एनालाइज कर रहा हूं पीजी एंट्रेंस टेस्ट की या इवन किसी भी, वो ये पेपर है। बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत ही मजेदार और बहुत ज्ञान से भरा हुआ, इसीलिए मैंने इस पे बहुत ज्यादा मेहनत किया है। बहुत सारे इंफॉर्मेशन जुटाए हैं इससे रिलेटेड आपको बताने के लिए। इसके चलते ये वीडियो इतना लंबा बना है कि मुझे नहीं लगता कि पिछले 2-3 सालों में इतना लंबा वीडियो मैंने कोई भी बनाया होगा। तो चलिए इसका मजा लीजिए। यदि आप सोच रहे हैं कि सर क्या बक बक कर रहे हैं, तो आप पहुंच चुके हैं पॉल साइंस हेल्प प्लेटफॉर्म पे, जो एक छोटा सा प्रयास है रिसर्च बेस्ड नॉलेज, खास करके सोशल साइंस और वो भी पॉलिटिकल साइंस का शेयर करने का एग्जामिनेशन पर्पज से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो पेपर है ये सभी एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट होगा। आप देखेंगे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी एमए पॉलिटिकल साइंस 2025 पेपर एनालिसिस विद लॉट्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। और ये तो कहने की जरूरत नहीं है कि ये बुक आप लोगों ने ही इसको सबसे पॉपुलर बुक बनाया है। यूजीसी नेट एग्जाम गाइड की बुक है, सीयूईटी पीजी एग्जाम गाइड की बुक है। और मैं यहाँ पे बता दूं कि ये सब अपडेटेड हैं। आप ये मत इंतजार कीजिए कि 2025 का आएगा तो आप इसको परचेज करेंगे, यू विल लूज वाइटल टाइम, क्योंकि ये सिलेबस में कोई चेंज नहीं है और ये बिल्कुल अपने आप में अपडेटेड है। ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक हैं, जिसमें कि हर तरह के क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस के। और यूजीसी नेट के लिए स्पेसिफिकली 1000 बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन। इसकी डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी। ये अमेजन पे किंडल वर्जन में अवेलेबल है। और यदि आप सीयूईटी पीजी 2026 दे रहे हैं और आप इंतजार कर रहे हैं और लगातार मुझे मेल मिल रहे हैं कि कब शुरू होगी, तो फाउंडेशन बैच जो है, फाउंडेशन बैच जहां पे कि एक क्लासेज जैसे होंगे जहां हम बिल्ड करेंगे नॉलेज, वो जो कि रिक्वायर्ड है, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज होगी, वो टेंटेटिव अगस्त सितंबर 2025 में होगी। और इसके पहले डियर स्टूडेंट मैं आपको स्ट्रांगली सलाह दूंगा कि जो पास्ट 5 ईयर बुक है जो अमेजन पे है और सीयूईटी पीजी गाइड, ये दोनों अमेजन पे है। इसको जो है आप ले करके इससे आप तैयारी शुरू कर दें। PYQA यहाँ मिल जाएगी आपको, पूरे एग्जामिनेशन टेक्निक। वेट मत कीजिए कि नई एडिशन निकलेगी, तो उसका कारण ये है कि ये फुल्ली अपडेटेड है। इस साल के एग्जामिनेशन में कोई अभी तक सिलेबस चेंज नहीं है, इसलिए फुल्ली अपडेटेड है। यदि आप यूजीसी नेट दिसंबर साइकिल का वेट कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी उस टाइप के एग्जामिनेशन के लिए जो कि सितंबर से दिसंबर के बीच में फॉल करती है, तो आपका इंतजार खत्म होगा अगस्त सितंबर 2025 में ये भी बैच लॉन्च होगी। वेट फॉर दैट। आइए अब क्वेश्चन आंसर का दौर करते हैं शुरू। लेकिन उससे पहले, जैसा मैं हर वीडियो में करता हूं, कि एक जनरल जो ओवरव्यू है, जो मैंने इंट्रोडक्शन में कहा भी कि ये पेपर, मुझे कई बार लगता है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज जो दूर दराज इलाके में है, डिब्रूगढ़ हो, चाहे सीपीजी असम के हो या साउथ के हैं उस्मानिया, वो इतने अच्छे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, पूछते हैं। और एनटीए जो इसके लिए बनी है संस्था, वो कैसी क्वेश्चन पूछती है, यदि आप देखेंगे यूजीसी नेट की जो एग्जाम हुई है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। बचकाने क्वेश्चन पूछते हैं, गलतियां भी करते हैं। गलतियां इसमें भी हैं कुछ, लेकिन क्वेश्चन इन्होंने बहुत अच्छा पूछा है। तो ये पेपर जो है बहुत अच्छा पेपर है। आप यदि तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो आपको ये पेपर की PYQA बहुत ज्ञान देगा। और इसीलिए डियर स्टूडेंट मैंने इसमें 2 दिन लगाया, क्योंकि मैं इसमें और वैल्यू ऐड करना चाहता हूं। क्योंकि सेटर ने इतनी मेहनत की है तो मैं इंस्पायर हुआ हूं, तो मैंने और इसको आगे ले जाने की कोशिश की है, नॉलेज को थोड़ा और डेल्टा बढ़ाने की। आपको बहुत मजा आएगा यदि आप गौर से इसको देखोगे, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ गलतियां हैं वो हम लोग देखेंगे, और कुछ अर्बिट क्वेश्चन भी है वो भी हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये मैचिंग क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, और आसान क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी ये आपको ज्ञान काफी देता है। आपको ये बताता है कि पॉलिटिकल कल्चर जो है आलमंड से जुड़ा हुआ है, जो आपको पता है। और मैंने यहाँ पे क्या वैल्यू ऐड किया है कि सबके जो मेन बुक हैं जिससे कि उन्होंने वो नॉलेज दिया है, लाइक पॉलिटिकल कल्चर का जो सबसे महान बुक उन्होंने जो लिखी है आलमंड और सिडनी भरबा ने, वो सिविक कल्चर है। तो आप यहाँ मैच कर सकते हैं। ब्लैक बॉक्स मॉडल जो है ये आपको ये भी ज्ञान देता है और आपको समझाने की कोशिश करता है कि आपको पता होना चाहिए कि डेविड ईस्टन
कि जो सिस्टम मॉडल है पॉलिटिकल साइंस में या कंपैरेटिव साइंस में, वो ब्लैक बॉक्स मॉडल कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि सिस्टम के अंदर जो है वो एनालिटिकल झांक हम नहीं कर सकते। ये इनपुट है, ये आउटपुट है, इसमें बहुत सारे इंटरकनेक्टिंग पार्ट्स होते हैं सिस्टम के अंदर जो होल बनाते हैं, एक फीडबैक लूप होती है, इसको सिस्टम कहते हैं। सिस्टम जो है वो एनालिसिस इस लेवल पे करता है, सिस्टम लेवल पे। इसके अंदर नहीं झांकता कि इसके यूनिट के अंदर क्या हो रहा है, वहां पे क्या खेल चल रहा है, इसलिए इसको ब्लैक बॉक्स मॉडल बोलते हैं। सबसे जो बड़ी बुक डेविड स्टर्न ने लिखी है जिसमें उन्होंने सिस्टम थ्योरी को एक्सप्लेन किया है, वो है द पॉलिटिकल सिस्टम, 1953 में। इसका ईयर भी याद रखिए। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची तो कितनी एग्जाम में आया है। ये रॉबर्ट माइकल, जो कि एक एलिट थ्योरी के थिंकर माने जाते हैं, एलिट थ्योरी के थिंकर, इटालियन, जर्मन इटालियन कह सकते हैं, उनकी जो है थेसिस है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची, जो वो अपनी बुक पॉलिटिकल पार्टीज एंड सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ ओलिगार्किकल टेंडेंसीज ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी 1911 में देते हैं, रॉबर्ट माइकल। तो वहां पे उनका बेसिकली ये कहना है कि यही जो कहते हैं ना ओलिगार्किकल टेंडेंसीज, उनका कहना है कि किसी भी मॉडर्न डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे कोई भी किसी तरह का हो, चाहे प्राइवेट पब्लिक, अल्टीमेटली वो एक ओलिगार्ची में बदल जाता है। यानी कि कुछ लोग मिलके वहां पे शासन करने लगते हैं जो कि नेटवर्क होते हैं, पावरफुल होते हैं, वेल्दी होते हैं, ओलिगार्ची। वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी जो है हटिंगटन की थीसिस है, थ्री वेव ऑफ डेमोक्रेसी। उनकी जो बुक है थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी, 1991 की बुक है, जिसमें वो कहते हैं कि डेमोक्रेटाइजेशन जो हुआ है दुनिया में, वो लगभग 3 वेव्स में देखा जा सकता है। 1991 तक की उनकी थीसिस, उसके बाद भी वो वेव चला होगा, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, और इसके साथ में रिवर्स वेव भी, फर्स्ट रिवर्स वेव, सेकेंड रिवर्स वेव और लाइक दैट। तो वो आपको पढ़ना चाहिए यदि इस बुक की थीसिस, इस बुक की जिस्ट भी यदि आप जान जाए तो आप आसानी से मैच कर सकते हैं। इन सब में 2020 गेम खेला था, लाइक पॉलिटिकल कल्चर यदि आलमंड की है तो 1 का 2 से आप देखें तो 1 का 2 में आपको 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, इससे कुछ बनती नहीं है। तो 2 का 1, तो 2 का 1, तो 2 का 1 और 1 का 2, यहाँ पे आपको जो है ये मैच हो जाता है, और ये सही स्टूडेंट ने मैच भी किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितना ज्ञान आपको एक क्वेश्चन देता है। आइए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रेशर ग्रुप के बारे में है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फीचर्स ऑफ ए प्रेशर ग्रुप? ध्यान रखिएगा, इसमें नॉट है। फर्स्ट जो है, इट डज नॉट ट्राई टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकर। इट डज ट्राई टू इन्फ्लुएंस। तो इट डज नॉट किसका मतलब कि ये फीचर नहीं है। इट डज नॉट ट्राई, तो डबल नॉट है, मतलब ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है, कई बार आप कंफ्यूज करते हैं, इसलिए ये सही ऑप्शन है। अब आइए, इट्स मेंबरशिप इज लार्ज, मे बी, मे नॉट बी। चलिए, इट्स एक्टिवली ज्वाइंस पॉलिटिकल पार्टी। नो, इट डजंट ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टीज नॉर्मली। वो पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर सकते हैं, इलेक्शन फंडिंग कर सकते हैं, लेकिन नहीं, तो ये भी फीचर नहीं है। तो आप यहां देखेंगे तो 1 और 3 आपको मिल जाता है। तो ये चूंकि 2 ही है यहाँ पे, बाकी आप 2 जो है, 2 और 3 में 1 नहीं है, 1, 2 और 3 ये फीचर हो भी सकता है, नहीं भी। तो ये 1 और 3 आपका बेस्ट मुझे लगता है कि ऑप्शन है। तो इस मेंबरशिप इज लार्ज या मे बी एन ऑर्गेनाइज्ड डिमॉन्स्ट्रेशन तो हो ही सकता है, ये 2 फीचर तो हो सकता है। तो जो नहीं फीचर है 1 और 3 है। थोड़ा सा ट्रिकी नॉट के चलते हो जाता है, और इस तरीके से इन्होंने जो फ्रेम किया है। Through which constitutional amendment act the word internal emergency was changed and replaced with armed rebellion? ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, क्योंकि हम सबको जानना चाहिए ये फैक्ट। हुआ ये था कि जो इंदिरा गांधी जी ने जो लगाया था इमरजेंसी, उस समय में आर्टिकल 352 जो है उसमें वर्ड था, यहाँ पे जहाँ लाल देख रहे हैं वहाँ था इंटरनल डिस्टर्बेंस। इनफैक्ट ये वर्ड भी इन्होंने गलत लिखा है, इंटरनल इमरजेंसी नहीं था, ये वर्ड गलत है, डिस्टर्बेंस। सो इंटरनल डिस्टर्बेंस को उन्होंने नॉट इंटरनल इमरजेंसी, इसके चलते ये क्वेश्चन पूरा इनवैलिड हो सकता है यदि आप चैलेंज करें। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस का को इशू बना के कि यहाँ इंडिया में इंटरनल डिस्टर्बेंस है, उन्होंने लगाया था इमरजेंसी। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो जनता पार्टी की सरकार ने किया था जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने इसको बदल करके आर्म्ड रिबेलियन कर दिया। तो अब ये हो गया प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी का जो प्रोविजन है 352, वो ये कहता है कि इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड that a grave emergency exists whereby the security of India or any part of the territory thereof is threatened, whether by war
तो वॉर हो सकता है एक कारण, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, नॉट इंटरनल डिस्टर्बेंस। ही मे बाय प्रोक्लेमेशन मेक ए डिक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट, ऐसा वो कहता है। इन्होंने एक और चेंज किया था कि कैबिनेट को राइटिंग में लिख के देना होगा प्रेसिडेंट को, तभी जो है इमरजेंसी लग सकता है। क्योंकि इंदिरा गांधी जी के टाइम में ये हुआ था कि ये प्रोविजन चूंकि नहीं था एक्सप्लिसिटली रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंदिरा गांधी ने जस्ट भर्बल मैसेज भिजवाया था सिद्धार्थ शंकर रे के द्वारा प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद को कि आप इमरजेंसी घोषणा कर दीजिए, और उन बेचारे उन्होंने कर दिया भर्बल मानते हुए। और बाद में जो है सुबह 6 बजे जो है, रात में इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन होती है और सुबह 6 बजे कैबिनेट मीटिंग बुला के इंदिरा गांधी डिक्लेयर करती है कैबिनेट को कि हमने इमरजेंसी लगा दिया है। तो ये सब से बचने के लिए दो चेंजेस की गए। एक की इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के आर्म्ड रिबेलियन किया गया, और जो रिटर्न में कैबिनेट लिख करके देगी अपनी एडवाइस तभी प्रेसिडेंट करेंगे, ये 44th अमेंडमेंट से लाया गया। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर इन इंडिया। ये बहुत ही आसान है क्योंकि ये इतना घिसा पिटा है, हर जगह मेरे गाइड से लेके हर जगह आपको मिलेगी। गाइड में तो एक जगह मिल जाएगी, वहीं से मैंने लिया भी है। फंडामेंटल राइट जो सिटीजन और फॉरेनर दोनों को है, वो राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ एज पर आर्टिकल 14 है, राइट टू लाइफ 2021 है, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है 25, 26, 27, 28। तो ये सब जो है मिलता है। यहाँ यदि आप देखें तो 14 है, तो 1 जरूर होना चाहिए, तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। यही इसी दोनों में, इन दोनों में 1 और 2 कॉमन है, तो 2 तो ऐसे ही आपको कॉमन हो गया। 3 केवल देखा जाए तो आर्टिकल 30 है जो इसमें नहीं है, इसका मतलब ये 3 वाली नहीं होगी। तो 1 एंड 2 जो है ये बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर को अवेलेबल है। पांचवा देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, जो है जो रिट होते हैं, 5 रिट आपको हमने कितनी बार बताया है। हैबियस कॉर्पस, प्रोड्यूस द बॉडी, मंडमस, वी कमांड, एंड जो क्यू वारंटो होता है, किसी पब्लिक ऑफिसर को पूछा सकता है बाय व्हाट वारंट या बाय व्हाट राइट यू आर ऑक्युपाइंग दैट। और टू बी इन्फॉर्म जो है सर्ट्यूरी, and compel a party to do or refrain from doing something, injunction। चलिए इन दोनों को थोड़ा देखते हैं, इसे हम लोग मैच कर लेंगे ये क्या कहना चाहते हैं। सर्टरी तो टू सर्टिफाई होता है, मतलब कि लोअर कोर्ट जो है वो सही कर रही है कि नहीं, ये हायर कोर्ट देखता है। तो इंजंक्शन चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बाय व्हाट वारंट, डी का जो है 4 होगा, तो डी का 4, और सी का 1, तो सी का 1 और डी का 4। सी का 1, सी का 1 बाय व्हाट वारंट। माय गॉड, इन्होंने तो ये तो कुछ मैच ही नहीं कर पाए हैं। ये पूरा क्वेश्चन मुझे लग रहा है इनवैलिड है, बिकॉज आप यहाँ पे देखिए तो डी जो है 4 के साथ जाएगा, बाय व्हाट वारंट, क्यों वारंटो, तो डी 4, और सी जो सॉरी, एक मिनट, सी, यस, सी 1 के साथ जाएगा। देयर इज नो ऑप्शन जिसमें कि C1 है और D4 है, तो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा इनवैलिड हो जाता है, बिकॉज कोई भी ऑप्शन इनका जो है सही नहीं है। तो अब क्या देखा जाए, अब आई थिंक टू बी इन्फॉर्म्ड विल बी सर्ट्यूरी, जो कि बहुत ही वेग जैसा है, और कंपेल ए पार्टी टू रिफ्रेन और फ्रॉम डूइंग समथिंग, इंजंक्शन होगा। तो अभी चलिए छोड़ दीजिए इसको, बिकॉज ये इनवैलिड, आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि वी कमांड जो है मंडमस सी का 1 होगा, और बाय व्हाट वारंट जो डी का 4 होगा। ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो इनवैलिड हो जाता है। चलिए लेकिन अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं रिट के बारे में। आर्टिकल 32 जो है सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है रिट इशू करने का, इशू रिट्स। रिट जो है एक तरह का डिक्री है, ऑर्डर है, अथॉरिटेटिव ऑर्डर जिसको गवर्नमेंट को मानना पड़ता है। सो सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट। सॉरी, यहाँ पे चलिए इसको FR कर देते हैं। और जो हाई कोर्ट्स हैं वो रिट इशू करते हैं 226 आर्टिकल के तहत। सॉरी कि यहाँ टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है। रिट इशू कर सकते हैं हाई कोर्ट किसी भी तरह के राइट्स को बचाने के लिए, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। इसलिए जो आर्टिकल 226 के तहत जो हाई कोर्ट का जो स्कोप है, दायरा है रिट जारी करने का, वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। होना भी चाहिए, क्योंकि लोअर कोर्ट है तो वहाँ पे
उसके पास ज़्यादा समय है इन सब के लिए, सुप्रीम कोर्ट को और बहुत कुछ करने हैं। आर्टिकल 139 जो एक छुपा हुआ आर्टिकल है डियर स्टूडेंट, जरूर उसको याद रखिएगा आगे के एग्जाम के लिए। इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एक्सटेंड द रिट इशूइंग पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाय लॉ। मतलब पार्लियामेंट जो है वो कानून बना करके कह सकती है सुप्रीम कोर्ट को कल को कि आप केवल जो है फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए नहीं बल्कि और चीजों के लिए भी रिट जारी करोगे। ये कानून बना करके ऐसा उसका दायरा रिट जारी करने का बढ़ा सकती है, ये आर्टिकल 139 कहता है। मैं फिर से कहता हूं कि ये आर्टिकल बहुत ही अच्छी आर्टिकल जो पूछी जा सकती है। Which of the following civil services are not mentioned in the Indian Constitution? ये भी इन्होंने गलत कर दिया है, इनवैलिड क्वेश्चन कर दिया है। आप सबको मैंने कई बार बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में तीन जो है वो सिविल सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विस कह लीजिए, वो मेंशन्ड है। एक है आईएएस, एक है आईपीएस और तीसरा है इंडियन जुडिशियल सर्विस, आईजेएस। जबकि जो एक्चुअल में जो सर्विस कंस्टिट्यूट हुई जिसमें कि लोग काम कर रहे हैं अभी ब्यूरोक्रेट्स, वो तीन है, आईएएस, आईपीएस और तीसरी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इन तीनों को कंस्टिट्यूट किया गया है जो ऑल इंडिया सर्विस। इंडियन जुडिशियल सर्विस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है अभी तक कंस्टिट्यूटेड नहीं है, ये सही फैक्ट है। अब आप देखिए ये कहता है कि इसमें से कौन सा मेंशन नहीं है, तो मेंशन जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस नहीं है और इंडियन रेवेन्यू सर्विस नहीं है, इंडियन फॉरेन सर्विस भी नहीं है। तो 2, 5, 2, 5, 2, 4, 5 कोई भी ऑप्शन आपको जो है 2, 4, 5 नहीं है, 2, 4, 5 नहीं है। इसका मतलब कि ये ऑप्शन गलत है, ये सेटर समझ नहीं पाए हैं, ये इन्होंने पता नहीं क्या समझ के दिया है। तो ये इनवैलिड क्वेश्चन है, चैलेंज कीजिए इसको यदि आप करना चाहते हैं तो। Who among the following is the author of the book High Caste Hindu Woman? ये तो बहुत ही आसान, चलिए यहां पे आकर के एक लड्डू क्वेश्चन मिलता है। वी ऑल नो पंडिता रमाबाई। गांधी स्ट्रांगली बिलीव्ड इन, ये इनके गांधी जी के डियोंटोलॉजिकल इथिक्स पे जो है क्वेश्चन, और ये कई जगह पूछा जाता है कि गांधी जी के लिए ये नहीं था कि इन जस्टिफाई मीन्स जो कि मैकियावेली या बेंथम के लिए है, या मीन्स जस्टिफाई एंड, ऐसा भी नहीं था। नाइदर एंड और नॉर मीन्स, ये तो ठीक, ये तो गलत है ही। उनका ये कहना था कि जिस माध्यम से, जो करके हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, वो करने का तरीका भी सही होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, एज पर रूल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, इथिकल होना चाहिए, और जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं वो भी जो है वैलिड और इथिकल, मोरल होना चाहिए। सो एंड और मीन्स दोनों जो है जस्टिफाइड होना चाहिए, इक्वली इंपॉर्टेंट है। इस तरह के इथिक्स को हम डियोंटोलॉजिकल इथिक्स कहते हैं, जो ये कहता है कि मोरलिटी ऑफ एन एक्शन शुड बी बेस्ड ऑन वेदर दैट एक्शन इटसेल्फ इज राइट और रॉन्ग अंडर ए सीरीज ऑफ रूल, नॉर्म्स, ड्यूटीज, नॉर्म्स कर लीजिए, नॉर्म्स, ड्यूटीज और यूनिवर्सल लॉ, रादर देन बेस्ड ऑन द कंसिक्वेंस ऑफ द एक्शन। मतलब जो हम काम करके किसी चीज को प्राप्त कर रहे हैं वो इटसेल्फ जो है वैलिड होना चाहिए, किसी रूल के अनुसार होना चाहिए, यूनिवर्सल लॉ के अनुसार होना चाहिए, ना कि कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। जैसे कि यदि आप चोरी करके एग्जाम में फर्स्ट करते हैं तो फर्स्ट करना तो अच्छा लक्ष्य है, लेकिन चोरी करके जो आप कर रहे हैं तो वहां पे आप डियोंटोलॉजिकल इथिक्स को घायल कर रहे हैं, क्योंकि डियोंटोलॉजिकल इथिक्स के अनुसार जो आप कर रहे हैं, आपको मेहनत करनी है, आपको फेयर वे में एग्जाम देनी है, तो वो तरीके से यदि आप वो लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो सही है। इसके सबसे बड़े जो थिंकर हैं वो इमानुअल कांत रहे हैं, जॉन रॉल रहे हैं और गांधी जी रहे हैं। इसका उल्टा जो है टेलियोलॉजिकल व्यू होता है, मतलब अंत भला तो सब भला, बाय हुक एंड क्रूक, जैसे भी सफलता मिले, सफलता जिस भी तरह से प्राप्त हो अच्छा है। तो इसमें यह है कि मोरलिटी ऑफ एन एक्शन इज डिटरमिन्ड बाय इट्स कंसिक्वेंस और आउटकम, मतलब आउटकम अच्छा है तो सब मोरल है। सो इट इज ऑफन रेफर्ड एज कंसिक्वेंशियलिस्ट इथिक्स, जो होगा हुआ वो कैसा है उसको देखते हैं। जैसे कि यूटिलिटेरियनिज्म जो है वो सबसे बड़ा टेलियोलॉजिकल इथिक्स है, उसमें यही माना जाता है कि कोई भी एक्शन जो है अच्छा है यदि उससे ओवरऑल हैप्पीनेस बढ़ रहा है, मतलब उसका आउटकम यदि अच्छा है तो वो एक्शन खुद मोरल है, चाहे किसी भी तरीके से किया गया हो। जैसे मान लीजिए कि 10 आदमी में से 9 आदमी की जान बचाई जा सकती है एक आदमी को मार के, तो एक आदमी को मार देना जो है वो मोरल है एज पर यूटिलिटेरियनिज्म, जबकि आपको पता है कि ये एक्ट अपने आप में इमोरल है। तो डियोंटोलॉजिकल इथिक्स के अनुसार बिल्कुल इमोरल एक्ट है, लेकिन टेलियोलॉजिकल इथिक्स के अनुसार ये मोरल है क्योंकि इससे 9 लोगों की जान बची है। मैकियावेली एंड बेंथम, मिल, ये सब जितने भी हैं जो यूटिलिटेरियन हैं
वो जो है टेलीलॉजिकल इथिक्स के समर्थक माने जाएंगे। ये जो है मैच करना काफी आसान है। आप सप्तंगा थ्योरी को जो है कौटिल्य से डेफिनेटली मैच करेंगे, तो 1 का 2 से करेंगे, तो इससे आप 50-50 गेम खेल लेते हैं। बोर ने हिंदू बट विल नॉट डाई एज वन, वी ऑल नो कि अम्बेडकर जी ने ऐसा कहा था। तो 2 का 3, तो 2 का 3 तो दोनों में है, तो इससे कुछ बात बनी नहीं। इसके चलते ये प्रॉब्लम, ये सब डीपर मैचिंग है, जबकि आपको एक मैच से हो जाता है कई में। वॉलंटरी प्रोवर्टी गांधी जी की कॉन्सेप्ट है, तो 3 का 1, तो 3 का 1 और यहाँ मैच हो जाता है। तो कर्म योगी जो है ये ऑरबिंदो की मैगजीन थी कर्म योगी, जहां तक मुझे पता है, आप चेक कर लीजिएगा। गुड क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग हॉथरन एक्सपेरिमेंट। हॉथरन एक्सपेरिमेंट आपको पता है कि AT&T बेल लेबोरेटरी के वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के शिकागो के पास में जो हॉथरन प्लांट थी, वहां पे एक्सपेरिमेंट लेट 1920s में जो है एल्टन मायो और उनके टीम ने किया था। ये ह्यूमन रिलेशन जो अप्रोच है उसका जनक बन गया था। वैसे उनकी जो ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुई थी वो हुई थी कि टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को टेस्ट करने के लिए कि उसके क्या क्या आयाम है, लेकिन ये चला गया था अलग डायरेक्शन में, और उससे निकल करके एक ब्यूटीफुल थ्योरी आई ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, जिससे कि बिहेवियरल रिवॉल्यूशन होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके बारे में पूछा जा रहा है। द एक्सपेरिमेंट वॉज ए सीरीज ऑफ स्टडीज एक्सप्लोरिंग हाउ वर्क कंडीशंस एंड सोशल फैक्टर इम्पैक्ट वर्कर्स प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल सही है, तो 1 आप ले लीजिए, 1 जिसमें है वो सही होगा। इट वॉज कंडक्टेड बाय मायो एंड ओनली इंक्लूडेड इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ से गलत हो जाता है, नो, इसमें 4 एक्सपेरिमेंट थे, आपको पता है, बैंक, वायरिंग, इंटरव्यू, इल्यूमिनेशन भी था। तो 2 नहीं होगा, तो 2 इसमें है, खत्म हो गया। इट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ हॉथरन इफेक्ट, ये बिल्कुल सही है। विच डज नॉट डिस्क्राइब, या डज नॉट गलत है, विच डिस्क्राइब द अटेंशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज एंड व्हेन ऑब्जर्व्ड अल्टरेशन, सॉरी। हॉथरेनियन इफेक्ट ये कहता है कि यदि आपको पता हो कि कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है तो आपका बिहेवियर बदल जाता है। ये हम लोग सब जानते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिए तो देखिए कि लोग लिफ्ट में कैसे भले आदमी की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो हॉथरेनियन इफेक्ट होता है। इट वॉज कंडक्टेड, तो 3 जो है बिल्कुल गलत है, तो 3 जिसमें भी होगा वो गलत हो जाएगा। इट वॉज कंडक्टेड बिटवीन 1920 एंड 1930, तो 1920 एंड 1930 के बीच में ही हुआ था, आपको मैंने बताया भी लेट 19, तो 1 एंड 4 जो है ये इसमें सही है। 1 एंड 4 इज करेक्ट। हॉथरन एक्सपेरिमेंट के जो सीक्वेंस है, क्रोनोलॉजी, उसको भी आपको याद रखना चाहिए। अब आइए 11 नंबर क्वेश्चन। 4P जो है लुथार गुलिक का, जिसके बेसिस पे वो कहते हैं कि लार्ज ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन को हम बांट सकते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में। किस बेसिस पे वो था? पर्पस, पर्सन, प्लेस एंड प्रोसेस नहीं है, इट इज प्रोसेस, यस, पर्सन, प्लेस, प्रोसेस, प्रोग्राम। सो यस, पर्पस, पर्सन मतलब पीपल, प्लेस एंड प्रोसेस, इन 4 बेसिस पे उन्होंने कहा था कि आप डिपार्टमेंट को डिवाइड कर सकते हैं, मतलब डिपार्टमेंटलाइज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पर्पस, तो आप इसको आप फंक्शन भी कर सकते हैं कि आपके यदि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई मान लीजिए जो है वो मार्केटिंग करती है, तो आप मार्केटिंग को अलग डिपार्टमेंट बना सकते हैं। कोई मान लीजिए प्लानिंग कर रही है तो अलग डिपार्टमेंट बना सकते हैं। पीपल के बेसिस पे कि आप किसको सर्व करते हैं उसके बेसिस पे कर सकते हैं। प्लेस के बेसिस, एरिया बेसिस पे भी कर सकते हैं, आप डिवीजन बना सकते हैं। आप इसको और पढ़ सकते हैं, सो इसको भी पढ़ लीजिएगा। गुड क्वेश्चन। 12 देखिए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एम्फेसिस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। वी ऑल नो, हम लोग सबको याद होना चाहिए कि कोर फीचर जो एनपीए के हैं वो रिलेवेंस है, वैल्यू है, सोशल इक्विटी सबसे बड़ी जो थी, एंड चेंज एंड क्लाइंट फोकस था। इसमें से यदि आप देखिए तो सेंट्रलाइजेशन एंड इनइफिशियंसी, तो ऐसे ही बहुत आसान कर देता है आपको कि 1 नहीं होगा, वो हो ही नहीं सकता है। तो इन दोनों में यदि आप देखेंगे 2 एंड 4 कॉमन है, तो आपको देखना भी नहीं है, मतलब इसका मतलब 2 और 4 जो है होगा ही। तो अब आप कल देखना है क्लाइंट फोकस है कि नहीं, बिल्कुल है, आप यहाँ देख सकते हैं क्लाइंट फोकस है। इसका मतलब कि 2, 3 और 4 जो है सही है। इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आसान है लेकिन आपको बहुत अच्छी नॉलेज देता है आगे के एग्जाम के लिए। थ्योरी एक्स एंड वाई जो है, ये डगलस मैकग्रेगर, जिन्होंने बुक लिखा था द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज 1960, उनकी थेसिस है जिसमें वो कहते हैं कि 2 टाइप के वर्कर आप ऑर्गेनाइजेशन में आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
थ्योरी एक्स ये कहता है कि एक्स टाइप वर्कर जो होते हैं वो पुश करने पे, उनको थोड़ा डराइए धमकाइए, हमेशा मतलब ठेल के जो है आपको काम कराना पड़ेगा, वो खुद मोटिवेटेड नहीं होते हैं, वर्क को अवॉइड करते हैं नेचुरली। वाई उसके उल्टे होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, उनको आपको स्पेस देना है, उनको आपको थोड़ा लिबर्टी देनी है, उनको यदि आप पुश करेंगे तो वो और उनका जो है घट जाएगा। थ्योरी एक्स एंड वाई, डगलस मैकग्रेगर। तो 1 का 4 से देखिए, 1 का 4 से आपने 50-50 खेल लिया इन दोनों में। बाउंडेड रैशनैलिटी, वी ऑल नो कि ये हर्बर्ट साइमन का थेसिस है कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैन जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी जो रैशनैलिटी होती है, मतलब सोचने समझने और इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी, वो लिमिटेड होती है, बाउंडेड रैशनैलिटी। तो 2 का 3 और 2 का 3 यहाँ पे इससे जो है ये मैच हो जाता है। कंट्रीब्यूशन सेटिस्फैक्शन इक्विलिब्रियम जो है चेस्टर बर्नार्ड की कॉन्सेप्ट है, जिन्होंने बुक लिखा था द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव 1938 में। उसमें बेसिकली उनका ये कहना था कि ऑर्गेनाइजेशन में एक तराजू यदि आप ले लीजिए, एक तरफ जो है कंट्रीब्यूशन है, जो 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 एम्प्लॉय देता है ऑर्गेनाइजेशन को, दूसरी तरफ सेटिस्फैक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन से ड्रॉ करता है कोई एम्प्लॉय, इन दोनों में बैलेंस होना चाहिए। यदि इनबैलेंस हुआ तो समझ सकते हैं, यदि कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हुआ, सेटिस्फैक्शन कम हुआ, तो एम्प्लॉय छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन को चला जाएगा, और यदि इसका उल्टा होता है तो ऑर्गेनाइजेशन को हार्म होगा। कंट्रीब्यूशन सेटिस्फैक्शन इक्विलिब्रियम। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है अब्राहम मैस्लो की जो हिरार्की ऑफ नीड है, उसका हाईएस्ट जो नीड है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। मैस्लो इज नोन फॉर हिज ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन 1943, जिसमें उन्होंने अपनी ये हिरार्की ऑफ नीड कॉन्सेप्ट दिया था। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में जो है बाउंडेड रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट हर्बर्ट साइमन ने दिया था। इस बुक के चलते लोग कहते हैं कि उनको जो नोबेल प्राइज मिला उसमें इस बुक का भी बहुत बड़ा हाथ था, हर्बर्ट साइमन। Which of the following is not the core issue related to the neo-realist theory of international relation? तो नियो रियलिस्ट थ्योरी जो इंटरनेशनल रिलेशन में है, जिसके जनक जो हैं केनेथ वॉल्ज हैं, जिन्होंने बुक लिखा था थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 में, उसमें अब देखिए कि इसमें से कौन नहीं है। इसका मतलब 3 है, एक नहीं है। एक्टर्स रिएक्ट इन एन एनार्किकल इन्वायरमेंट, बिल्कुल है। स्ट्रक्चर इज ए मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ एक्टर्स बिहेवियर। स्ट्रक्चर मतलब जो सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो जैसा है वैसा सिस्टम, इसको आप स्ट्रक्चर भी समझ सकते हैं। स्टेट्स आर ऑलवेज इंगेज्ड इन प्रोसेस ऑफ मोनोपोली कैपिटलिज्म, बिल्कुल नहीं, ये कहाँ से एक लाइन उन्होंने ऐसे ही दे दिया है, तो सी तो बिल्कुल। डिस्ट्रस्ट एंड फियर अमॉन्ग एक्टर्स क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी डिलेमा, सिक्योर डिलेमा की वजह सिक्योरिटी डिलेमा। जॉन हार्ट्स की जो है थेसिस है सिक्योरिटी डिलेमा, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ये सही है। अरेंज द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन करेक्ट सीक्वेंस, इसको मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाता हूँ। ये है 17 SDG, इसको आपको थोड़ा देखना चाहिए कौन आगे है कौन पीछे है। क्वेश्चन में जो पूछे गए हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, उसके बेसिस पे आप इसको आसानी से अरेंज कर सकते हैं। यदि आप देखें तो जेंडर इक्वलिटी जो है वो सबसे पहले आएगी, तो सबसे पहले 1 आएगी, तो ये तो 50-50 तो इसी से आपने कर लिया। सेकंड पे जो है क्लीन वाटर सैनिटेशन आएगा, इसका मतलब 2 आएगा, दोनों में 2 है। और उसके बाद जो है वो 5 आएगा, अफोर्डेबल एंड क्लीन जो 5 इसमें है, फिर 4 एंड लास्ट में 3 आएगा, तो बी जो है इसका सही है, मतलब 1 2 5। ओके। 16 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड युद्ध अभ्यास। यहाँ मैंने सारे देने की कोशिश की है जो आपको जानना चाहिए, ये इनफैक्ट ये आपको याद करना चाहिए आगे के एग्जाम के लिए। इसमें से यदि आप देखेंगे युद्ध अभ्यास तो मैंने हटा दिया है क्योंकि ये यहाँ पे है। युद्ध अभ्यास जो है वो इंडिया एंड यूएसए की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, क्योंकि इसका नेम बहुत ही मजेदार होता है, लाइक खंजर, धर्मा गार्जियन, तो टाइगर ट्रायम्फ, शक्ति, नोमैडिक एलिफेंट, तो इसके चलते। और आपको हमेशा याद होना चाहिए कि या पता होना चाहिए कि इस टाइप के जब नेम बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं तो वो अट्रैक्ट जो है सेटर को भी करते हैं। Which of the following statement are true? Behavioralism is not based on individual and group behavior. It is based, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। Post behavioralism focuses on action and relevance, is value neutral and future oriented. ये गलत है क्योंकि value neutral नहीं है, ये value laden है। Post behavioralism is explicitly value laden, not value neutral. Value neutral behavioralism था, इसलिए ये भी गलत है।
Post behavioralism negate behavioralism totally, not at all. It moves ahead of behavioralism, takes many of its thing, कुछ चीजों को ये चेंज करता है, लेकिन उसको पूरी तरह से निगेट करके फेक नहीं देता है, गलत है. देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म. बहुत सारे डिफरेंस हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं. पहला तो यही है जो यहाँ पे है कि ये वैल्यू न्यूट्रल था बिहेवियरलिज्म, और पोस्ट बिहेवियरलिज्म जो है वो वैल्यू लैडन है. इसका मतलब ये क्वेश्चन अगेन इनवैलिड हुआ था. आप देख सकते हैं कि किस तेजी से यहाँ पे जो है क्वेश्चन इनवैलिड हो रहे हैं. 3 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं इनवैलिड, इसमें से कोई भी सही नहीं. आप इसको चैलेंज कर सकते हैं. Which of the following factors can influence voting behavior in India? तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कर सकता है, कास्ट एंड रिलीजन टू विच वोटर्स बिलोंग कर सकता है, रीजनलिज्म कर सकता है. तो ऑल ऑफ द अबव हो तो जनरली वही सही होता है. आसान क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली. कारगिल वॉर वी ऑल नो कि मई 99 में हुई है, स्टूडेंट ने सही लिखा है. इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई, जो अभी विवादों के घेरे में आ गई थी पहलगाम अटैक के बाद में. यूरी सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में होता है, जिसके ये उरी की सर्जिकल स्ट्राइक ऐसे गलत लिखा है. यूरी पे टेररिस्ट अटैक होता है, उसके अगेंस्ट में हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं. पहलगाम अटैक वी ऑल नो कि 2025 में हुई है. तो इसको आप आसानी से अरेंज कर सकते हैं. 4 सबसे बाद में होगा, तो 4 तो चलिए सब में है. इंडस 3 से स्टार्ट होगा, तो 3 से स्टार्ट होता हुआ एक ही है, इस चलते ये आसान हो जाता है. इसके थ्रू क्यों ना जो है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेररिस्ट अटैक इंडिया पे हुए हैं. दिसंबर 2001 में टेरर अटैक ऑन इंडियन पार्लियामेंट होता है. उसके बाद ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च किया जाता है. मुंबई टेरर अटैक होता है नवंबर 2008 में, जिसमें कि अजमल कसाब और उसके साथियों ने जो है स्टेन गन से गोली बरसाई थी. पुलवामा टेरर अटैक होता है फरवरी 2019 में, जिसके बाद हम लोगों ने बालाकोट स्ट्राइक किया था, जिसका कोड नेम ऑपरेशन बंदर था. और पठानकोट टेरर अटैक होता है जनवरी 2016 में. उसके ठीक बाद कुछ समय बाद उरी में भी टेररिस्ट अटैक होता है, और फिर हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं. यहाँ देखिए मैच करना है, ये भी आसान है. इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी इंदिरा गांधी जी के टाइम में हुआ था, तो 1 का 4. और ये देखिए आसान है, और इसी टाइप की क्वेश्चन यूजीसी नेट पूछता है. एक से आपका मैच हो गया, बाकी आपको करना भी नहीं. लेकिन आप देख लीजिए यहाँ आगे आप मैच कर लीजिएगा तब बढ़िएगा. अब मैं थोड़ा तेजी से बढ़ रहा हूँ. यहाँ पे पंचामृत है नरेंद्र मोदी जी की, तो ये हम लोग को जानना चाहिए. पंचामृत जो है, इन्होंने COP26 जो हुआ था ग्लासगो में, उसमें इन्होंने पंचामृत का कॉन्सेप्ट दिया था कि 5 जो हमारे टारगेट होने चाहिए क्लाइमेट चेंज को बचाने के लिए, कि फॉसिल फ्यूल कितना होगा. उसी में इन्होंने डिक्लेयर किया था कि 5वां टारगेट में कि इंडिया जो है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करेगा बाय 2070. हम अपनी कार्बन इंटेंसिटी, जो एनर्जी इंटेंसिटी कहते हैं कि जीडीपी को करने के लिए कितनी एनर्जी हम खाएंगे 1 यूनिट जीडीपी को, उसको हम कम कर देंगे. इस तरह की 5 उन्होंने टारगेट दिए थे. आप नेट पे जाके पढ़ सकते हैं पंचामृत. लुक ईस्ट पॉलिसी वी ऑल नो कि नरसिम्हा राव जी के टाइम में आया था. पोखरान 2 जो है अटल बिहारी वाजपेयी 1998. आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है सेपरेशन ऑफ पावर होती है, जैसे यूएस में है. चेक्स एंड बैलेंस होता है. तो 1 और 2 देखिए, 1 और 2 यहाँ मिल गया है, तो यही सही होगा. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म में है, जहाँ पे कि जो लेजिस्लेचर होते हैं, या लेजिस्लेचर नहीं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं या गवर्नमेंट होती है, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर को. वो नहीं है फीचर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, क्योंकि वहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली चुने जाते हैं पीपल के द्वारा, तो वो पीपल को डायरेक्टली अकाउंटेबल होते हैं, ना कि लेजिस्लेचर को. फ्यूजन ऑफ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ये भी जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म की फीचर है. तो आसान है 1 और 2. यहाँ पे गलत जगह पे पंचामृत दिया गया है, जो मैं पिछली स्लाइड में कर रहा था. आप उसको यहाँ पे पढ़ लीजिए, जो 5 क्या क्या जो पंचामृत मोदी जी ने दिया था COP26 ग्लासगो में. ये पूछा जा सकता है आपको कि मोदी जी ने पंचामृत किस फोरम पे दिया था, क्या है पंचामृत, तो इसको पढ़ लीजिए. मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी जो है वो एक मदर ट्रीटी है यूरोपियन यूनियन की, जो 1992 में होता है, जिसके तहत जो है यूरोपियन यूनियन प्रकाश में आता है. मतलब यूरोपियन यूनियन का जो है जन्म होता है मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी से. मैस्ट्रिक्ट कहाँ है? नीदरलैंड में मुझे लगता है यूरोपियन यूनियन बनती है. तो यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड ये सारी ट्रीटी को पढ़ लीजिए. और भी कुछ ट्रीटी हैं, लेकिन इसको जरूर पढ़ लीजिए. ये जो है फाउंडेशनल ट्रीटीज हैं. खास करके ट्रीटी ऑफ पेरिस जो है 1951 में, जो इस्टेब्लिश करता है यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी को,
जिससे 6 फाउंडिंग मेंबर जो होते हैं, कौन 6 फाउंडिंग है, नेट पे पढ़ लीजिएगा, गाइड में पढ़ लीजिएगा, और उससे शुरुआत होती है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की यूरोपियन यूनियन की। इनफैक्ट इसमें 2 और ट्रीटी को आपको याद करना चाहिए। एक सेंजन ट्रीटी है जिसके तहत सेंजन वीसा मिलता है, जिसमें कि एक वीसा लेकर के आप यूरोप के कई कंट्री में, यूरोपियन यूनियन में घूम सकते हैं। और दूसरा यूरो जोन, जिसमें कि एक सिंगल करेंसी का जिक्र होता है। वो दोनों कब आया है? सेंजन 1985 में आई है, यूरो जोन मुझे लगता है 1999 में, चेक कर लीजिएगा, 2000 या 1999 में। उन दोनों को भी इसमें जोड़ लीजिए, ये सब डिफरेंट एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे मैच करना आया है हेडक्वार्टर, जो डिफरेंट एजेंसीज हैं, स्पेशलाइज एजेंसीज यूएन के, लाइक हम वी ऑल नो कि जो ब्रेटन वुड के इंस्टीट्यूशन है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, दोनों की वॉशिंगटन डीसी में रोड के अक्रॉस जो है बिल्डिंग में हेडक्वार्टर है। तो 2 का 1 देखते हैं, क्या 2 का 1 से तो बात बनती नहीं है, बहुत सारे में है। यूनेस्को पेरिस में है, इसको यदि आपको पता नहीं है तो याद कर लीजिए। 3 का 2, तो 3 का 2 और 3 का 2, 2 का 1, तो 2 का 1 एंड 3 का 2, तो इससे जो है आपकी बात बन जाती है। इसका मतलब कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये रोम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इन दोनों को याद भी कर लीजिए। 24 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लुक वेस्ट पॉलिसी। आपको पता है मोदी जी ने 2014 में इसको किया था, तो ये तो बिल्कुल सही है। 1 जिसमें भी है वो सही है। अब यहाँ देखिए इन दोनों में 1 नहीं है, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब इन दोनों में देखिए तो 1 एंड 3 कॉमन है, इसका मतलब आपको 3 को पढ़ना भी नहीं है, ये बिल्कुल सही होगा ही बाय नेचर ऑफ दिस ऑप्शन। तो 2 को क्या पढ़ते हैं? द पॉलिसी एम्स टू व्यू द वेस्ट एशियन रीजन फ्रॉम ए बैलेंस्ड अप्रोच बेस्ड ऑन इंडिया स्ट्रेटेजिक विजन एंड नेशनल इंटरेस्ट। ये इतना जनरल स्टेटमेंट है कि गलत हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब 1, 2 एंड 3 विल बी करेक्ट। 3 को देखते हैं, क्या? द पॉलिसी फोकस ऑन अरब गल्फ कंट्रीज, इजराइल, ईरान। ठीक है, ये भी जनरल है और सही भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस? आपको पता है कि गुड गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है, वर्ल्ड बैंक ने अपने रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1992 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें कि सब सहारन, जो अफ्रीका के जो सहारा डिजर्ट के आसपास की कंट्री है, उसमें जो गवर्नेंस की इशू थी, उस पे उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाया था कि गुड गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नेंस को वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन किया था किस तरीके से, व्हाट इज द स्टाइल ऑफ डिसीजन मेकिंग इन ए कंट्री फॉर मैनेजिंग देयर रिसोर्सेज। कौन उसमें शामिल होते हैं, किसकी कितनी भागीदारी होती है, कितना फेयर है, ट्रांसपेरेंट है, कोलैबोरेटिव है, पार्टिसिपेटिव है, इफिशिएंट है। इन सब को यदि ये है तो ये गुड गवर्नेंस है। इनफैक्ट एक तरह का ये इंडिकेशन था कि यू ईस्टर्न वर्ल्ड और यू डेवलपिंग कंट्री, पिछड़े कंट्री, तुम लोगों का गवर्नेंस तुम लोगों को नहीं आता है। ये एक तरह का इंडिकेशन था। गुड गवर्नेंस का इसका मायने ये नहीं है कि उन्होंने अपने गवर्नेंस को भी गुड या बैड कहा, उन्होंने हम लोगों को कहा। इस बात को हमें समझ में आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस? सो इट इज कंसेंसस ओरिएंटेड, ना कि कोई एक थोप दिया जाए। एक्सक्लूजन तो होना ही नहीं चाहिए, इंक्लूजन होना चाहिए, इनइफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। तो 2 को हटा दीजिए, 2 को हटा दीजिए, तो इसमें केवल बचता है ये 2। अब इसमें देखिए तो 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 तो जरूर होगा, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। तो और चूंकि कंसेंसस ओरिएंटेशन भी है, 1 भी है, इसका मतलब 4 भी सही होगा, अधेरेंस टू रूल ऑफ लॉ, तो डी सही है। इस तरीके से डियर स्टूडेंट आपको इलिमिनेट करना चाहिए और सेलेक्ट करना चाहिए। 26 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग ई गवर्नेंस इनिशिएटिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज टारगेटेड टुवर्ड्स डिजिटल लिटरेसी? ये क्वेश्चन आपको बम्प कर सकता है, बट वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ये सही आंसर है दिशा। दिशा जो है इसका पूरा फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, दिशा, पीएम दिशा जी, पीएमजी दिशा इज ए डिजिटल लिटरेसी स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटी। यहाँ बाकी भी मैंने दे दिया है, उमंग क्या है, प्रगति क्या है, माईगॉव क्या है, इसको बिना पढ़े आप आगे मत बढ़िएगा। लॉक propounded his theory of social contract in his book entitled, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसके थ्रू चलिए क्यों ना। आंसर तो सही है, 2 treaties of civil government, लेकिन यहाँ लेक्चर ऑन jurisprudence is a very famous book of Adam Smith, the father of capitalism, जिन्होंने लिखा था wealth of the nation। social contract is the most famous book of Rousseau, जिसमें उन्होंने अपने social contract जनरल विल को एक्सप्लेन किया था। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इज द बुक बाय J.S. Mill, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। सबका ईयर भी देख लीजिए।
28 देखिए, व्हाट डू पीपल गेट इन रिटर्न फॉर सरेंडरिंग देयर फ्रीडम टू एन एब्सोल्यूट मोनार्क अकॉर्डिंग टू रूसो। ये एकदम एक स्टार क्वेश्चन है, वेरी वेरी स्टार, क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम जो है इतनी PYQA के बाद देख रहा हूँ। ये बेसिकली डीपर क्वेश्चन है, जिसमें कि रूसो अपने बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये कहते हैं कि यदि आप अपने फ्रीडम को, जो नेचुरल फ्रीडम है, जो आप स्टेट ऑफ नेचर में पाते थे, यदि उसको सौंप देते हो एक एब्सोल्यूट मोनार्क को, जैसे हॉब्स कहते हैं, तुमको मिलता क्या है? तो वो कहते हैं नथिंग, कुछ नहीं मिलता है। लेकिन यदि तुम इसको सौंप देते हो अपने एक पॉलिटिकल कम्युनिटी को, जो तुमने खुद बनाया है, जो जनरल विल से चलता है, तो तुमको मोरल फ्रीडम मिल जाता है, तुम सुप्रीम हो जाते हो, क्योंकि तुम खुद लॉ मेकर बन जाते हो, उसी लॉ को तुम फॉलो करते हो। तो ये जो है बहुत ही डीपर क्वेश्चन है, इसको जरा पढ़ लीजिएगा। ट्रू फ्रीडम फ्रॉम रूसो कम्स फ्रॉम पॉपुलर सॉवरेनिटी एंड कलेक्टिव सेल्फ रूल, जो जनरल विल से आता है, नॉट सबमिशन टू एनी इंडिविजुअल एब्सोल्यूट रूलर। वेरी गुड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द लॉ गिवर? अगेन ये क्वेश्चन बड़ा अजीब इनवैलिड है, क्योंकि यहाँ लिखना चाहिए था बाय रूसो। ये लॉ गिवर का कॉन्सेप्ट उसी बुक में जो है रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में देते हैं। लॉ गिवर वो है जो एक ऐसा बेनिवोलेंट पर्सन, बहुत ही अजीब सा कॉन्सेप्ट है, जो कि कोई सॉवरेन नहीं है, वो केवल आता है फर्स्ट टाइम जो पॉलिटिकल कम्युनिटी बनी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट से, उसको समझाने के लिए कि जनरल विल क्या होती है, किस बेसिस पे कानून बनता है, और फिर जो है एक बार जब जनता समझ जाती है तो फिर वो पर्दे के पीछे चला जाता है। दैट इज लॉ गिवर। So he generally establishes his authority by an appeal to divine providence। ये बिल्कुल सही है। वो गॉड का सहारा लेता है कि देखो कानून जो है, वो गॉड का जनरल विल जो है, उसको गॉड का जो है वो एक तरह से प्रोविडेंस है, गॉड का जो है उसको वरदान है। ही चोजन इज जनरल इलेक्शन, नहीं, वो ऐसा कोई जनरल इलेक्शन से चुना नहीं जाता है। आई डोंट नो कि उन्होंने क्या कहा है, कैसे चुना जाता है, लेकिन जनरल इलेक्शन से नहीं। वो एक तरह का एक गॉडली टाइप ऑफ पर्सन है। ही इज ए सिटीजन ऑफ स्टेट, ही इज ए सिटीजन ऑफ द स्टेट, ही मेक्स लॉ फॉर, आई डोंट नो क्या करना चाहते हैं। ही बिकम्स द फर्स्ट हेड ऑफ द स्टेट वंस ही हैज सेट डाउन लॉ फॉर, नहीं, ऐसा कोई हेड ऑफ द स्टेट भी वो नहीं होता है। तो एक ही इसमें से ट्रू है कि ही जनरली एस्टैब्लिशेज हिज अथॉरिटी बाय एन अपील टू डिवाइन प्रोविडेंस। आप लॉ गिवर जो कॉन्सेप्ट है रूसो का, उसको पढ़ लीजिएगा जरूर। ये दोनों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको ये ठीक से फ्रेम नहीं कर पाए हैं, गड़बड़ा गए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 30 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज मिल प्रेजेंट एज ए पोटेंशियल क्रिटिसिज्म ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म? यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो जाता है। मतलब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मिल ने एक्नॉलेज किया है कि यूटिलिटेरियनिज्म में ये सब जो है क्रिटिसिज्म है, उस बेसिस पे तो ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि इट कैन नॉट अकाउंट फॉर हायर एंड लोअर प्लेजर। ये तो मिल ने इसको बिल्कुल कहा कि ये तो है ही प्रॉब्लम, इसलिए उन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म को चेंज कर दिया, हायर एंड लोअर प्लेजर में डिवाइड करके प्लेजर को। वर्च्यू इज मोर इंपॉर्टेंट देन हैप्पीनेस, यहां से ये कंटेंसस हो जाता है। ये कहना बहुत डिफिकल्ट है कि कोई भी यूटिलिटेरियन थिंकर के लिए वर्च्यू विल बी मोर इंपॉर्टेंट देन हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज सुप्रीम काइंड ऑफ इंटिटी या वर्च्यू। इट इज ए गॉडलेस थ्योरी। आई डोंट थिंक कि मिल जो है इसको मानेंगे कि ये गॉडलेस थ्योरी इसलिए कहा जाता है यूटिलिटेरियनिज्म को कि ये मोरल दिखता नहीं है। जैसे आपको मैंने बताया ना कि एक व्यक्ति की जान लेके यदि 10 की 9 की जान बच सकती है 10 में से, तो एक की जान ले लो, यूटिलिटेरियनिज्म कहता है। तो इसमें अब लोग कहते हैं ये पाप नहीं है क्या? ये गॉड को इन्वोक नहीं करता है, बस ये इन्वोक करता है कि जो अंत भला वो भला, मतलब जो जिसका आउटकम सबसे अच्छा हो वही अच्छा है। इसमें कोई नाता डिविनिटी से नहीं होती यूटिलिटेरियनिज्म में। एक्शन का खुद जो आउटकम है वही उसको मोरल या इमोरल बनाता है, ना कि कोई दैवी जो प्रोविडेंस है या दैविक लॉ है उससे। तो इसलिए इसको गॉडलेस थ्योरी। आई डोंट थिंक कि ये दोनों जो है मिल मानेंगे। मेरे अनुसार इसका सही आंसर होना चाहिए ये, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने ऑल ऑफ द अबव भी दिया हो, इस पर कंट्रोवर्सी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन इनजस्टिस? अब रॉल के अनुसार से, जो उनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसके अनुसार से देखिए, तो डिनाइंग इंडिग्नेंट डिफेंडेंट द राइट टू एन अटॉर्नी, ये जो है लिबर्टी जो उनके प्रिंसिपल है उसका हनन है। क्योंकि उनका मानना है कि हर इंडिविजुअल को एक बेसिक जो लिबर्टीज हैं वो मिलना चाहिए, जिसमें से एक लिबर्टी है कि आपको डिफेंड करने का, कानून के सामने आपको बचाव का जो है पूरा आपको मौका मिलना चाहिए। तो यदि आप इतने गरीब हैं, इंडिग्नेट का मतलब गरीब हैं, इंडिजेंट यदि आप हैं या इंडिगेंट आप हैं,
तो आपको जो है लॉयर मिलना चाहिए, स्टेट की तरफ से मिलना चाहिए। तो इसलिए यदि आप नहीं मिलता है तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल जो उनका है, राइट टू इक्वल लिबर्टी, उसका हनन होता है। द लैक ऑफ रिसोर्सेज टू प्रोवाइड ए क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल पर्सन, तो ये उनका जो फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल है उसका ये हनन होता है। क्योंकि यदि आप सभी को क्वालिटी एजुकेशन नहीं देते हो तो फिर सभी बराबर नहीं रह गए, फिर जो पब्लिक ऑफिसेज जो ओपन होंगे उसमें जिनको एजुकेशन मिला है वो आगे निकल जाएंगे। इसलिए बोथ ए एंड बी विल बी इनजस्टिस एज पर जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। इनकी बुक जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है 1971, उसको याद रखिएगा। DAS means that a system of justice must treat cases with similar characteristic consistently if the system is to be perceived as fair and impartial. ये क्वेश्चन भी आपको परेशान कर सकता है, ये सब टफ लेवल क्वेश्चन है, जूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन है। इसकी सही आंसर है एसर्टेनेबल क्राइटेरिया। अब एसर्टेनेबल क्राइटेरिया क्या होती है, मतलब ऐसे क्राइटेरिया जो कि एकदम आप समझ सकते हैं, जिसको आप फेयरली टेस्ट कर सकते हैं कि फेयर है कि अनफेयर है, जस्ट है कि अनजस्ट है। यदि ऐसा ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया पर कोई सिस्टम जस्टिस का बेस्ड हो तो वो क्या है कि कंसिस्टेंटली जो है उसको आप यूज कर सकते हो हर केस में, वो फेयर एंड इम्पार्शियल होगा। और आप इसके बेसिस को पढ़ लीजिएगा। इन हॉब्स व्यू ए लॉ ऑफ नेचर इज, लॉ देखिए सबसे बड़ा जो स्टेटमेंट ये है तो आप सीधा चुन सकते हैं सबसे सही होगा। हॉब्स व्यू में लॉ ऑफ नेचर जो है एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हर जो इंडिविजुअल है उसको बाय रीजन वो पता चल जाता है। हॉब्स का मानना था लॉक की तरह कि ह्यूमन में जो है सेंस ऑफ रीजन होता है, जिससे वो लॉ ऑफ नेचर को भाप सकता है ह्यूमन, और उसको समझ भी सकता है, which forbids one from doing something destructive to one's life। और यदि आप लॉ ऑफ नेचर समझ जाओगे ना तो आप ये समझ जाओगे कि मैं किसी को हिट करूंगा तो वही मुझे हिट करेगा, ये लॉ ऑफ नेचर है, कोई मुझे छोड़ेगा नहीं, तो इसलिए आप किसी को बिना बात के हिट नहीं करोगे। तो ये आपको रोकता है कुछ भी ऐसा करने से जो आपके लिए खुद डिस्ट्रक्टिव हो, जिससे कि आपकी जान चली जाए। जैसे लॉ ऑफ नेचर है, आप एक सांप जो है जा रहा है और आपको पता है कि यदि मैं उसको उस पर अटैक करूंगा तो वो मुझे काटेगा, मेरी जान जा सकती है, तो आप कभी उसको नहीं छेड़ोगे, आप उससे दूर रहोगे। तो दिस इज लॉ ऑफ नेचर, एंड वो आपको रोकता है कुछ भी ऐसा करने से जो आपकी जान पे खतरा बन जाए। 34 देखिए, व्हाट आर द रियलिस्ट अप्रोचेस टू इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स। अब ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं तेजी से जा रहा हूं। देखिए इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स में यदि रियलिस्ट क्या कहेगा कि अरे भाई इन्वायरमेंटलिज्म जो है ना, सब जो है पॉलिटिक्स है, इंटरेस्ट और पावर का गेम है। जो पावरफुल होते हैं वो इन्वायरमेंट को भी जो है पावर पॉलिटिक्स का केंद्र बनाते हैं, रिसोर्सेज को बनाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अभी आप देखिए ना, ट्रंप ने जो है वो यूक्रेन के साथ में संधि किया है कि आप अपने क्रिटिकल मिनरल को हमें दोगे तो हम आपकी रक्षा करेंगे। ये क्या है? चाइना के साथ अभी वो झुक गए क्योंकि उनको क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई वहां से चाहिए थी। क्लाइमेट चेंज से जो है ट्रंप निकल गए क्योंकि उनको लगा कि इसमें पैसे हमको ज्यादा लग रहे हैं और फायदा कम हो रहा है। सो रियलिस्ट परसेप्शन में इट फोकसेज ऑन क्वेश्चन ऑफ स्टेट पावर एंड इंटरेस्ट। मतलब जो environmental जो है, environment itself becomes the turf of politics and politics is the interplay of interest and power in realist perspective। बाकी सब आप देखेंगे तो ये सब रियलिज्म का नहीं है। emphasize the role of institution, नो, ये लिबरलिज्म जो है environmentalism में रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन को फोकस करती है। रियलिस्ट थ्योरी नहीं emphasize करते हैं रोल प्लेड बाय द एपिस्टेमिक कम्युनिटी ऑफ साइंटिस्ट। मतलब ये जो एक कम्युनिटी जो ज्ञानवान होते हैं वो सब पे रियलिस्ट भरोसा नहीं करते हैं। रियलिस्ट थ्योरी फोकसेज ऑन डिसेमिनेशन ऑफ नॉर्म। नो, who said a nation is secure to the extent to which it is not in danger of having to sacrifice core values if it wishes to avoid war and is able if challenged to maintain them by victory in such a war। मतलब सिंपल वे में कहें हिंदी में तो नेशन उसको कहते हैं जो अपने कोर वैल्यू को प्रिजर्व करने में सक्षम है। यदि कोई कोर वैल्यू को थ्रेटन करता है तो वो उससे लड़ाई भी कर सकते हैं और जीत भी सकते हैं। यदि कोई ऐसा है तो वो ट्रू नेशन है। ये कहने वाले जो हैं, ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसको आर्बिट आप कह सकते हैं, बट बहुत मजेदार स्टेटमेंट है कि कोर वैल्यू की रक्षा करने वाला जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है वो नेशन है। ये कहने वाले आर्नॉल्ड वॉल्फर थे। उन्होंने बुक लिखी थी डिस्कॉर्ड एंड कोलैबोरेशन। ये बेसिकली बुक नहीं था, एस्से था, डिस्कॉर्ड एंड कोलैबोरेशन, एस्से ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1962, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी। वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन।
36 देखिए, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेग्रीट्यूड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेग्रीट्यूड जो है एक लिटरेरी और आइडियोलॉजिकल मूवमेंट था, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, डेवलप्ड इन 1930s बाय कुछ ब्लैक इंटेलेक्चुअल्स। आप पढ़ लीजिएगा कि फ्रैंकोफोन किसको बोलते हैं, फ्रेंच भी हैं और जो बाहर से आए हैं ब्लैक फ्रेंच, देख लीजिएगा। सो ब्लैक इंटेलेक्चुअल्स लाइक एमी सैसरे, लियोपोल्ड सेडर, सेनघोर एंड लियोन डेमा। सॉरी, इनके नेम को मैं बहुत तोड़ मरोड़ के बोल रहा हूँ, लेकिन इन सब का नेम आप याद कर सकते हैं। नेग्रीट्यूड बेसिकली ये था कि जो यहाँ लिखा गया है, इट लिंक्ड ब्लैक पीपल across Africa and Caribbean and USA and a set of humanist value that were supposedly held by blacks the world over। ये black जो कल्चर है, ब्लैक वैल्यूज इथोस को सेलिब्रेट करने का था कि ब्लैक जो है वो कितने अच्छे हैं, उनकी भावना कितनी अच्छी है, वो कितनी अच्छी सोच रखते हैं। तो नेग्रीट्यूड, क्योंकि नेग्रो को जो है एक फॉल वर्ड बना लिया गया था, एक स्लैंग बना लिया गया था, नेग्रो, तुम नेग्रो हो, तो उसको वो जो है पलटने की, उस डिस्कोर्स को पलटने की कोशिश करते हैं। बी सबसे बड़ा सेंटेंस, सबसे सही, कॉन्सेप्ट ऑफ नेग्रीट्यूड। बाद में जो है फ्रेंच फैनन जो यहाँ पे आता भी है, उन्होंने नेग्रीट्यूड को अपनी बुक जो है रिचर्ड ऑफ द अर्थ में शामिल किया था। नेग्रीट्यूड को उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया था। 37 देखिए, why does post-colonial scholar Homi Bhabha argue that colonial discourse was ambivalent about the colonized? ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है। पहले तो आप ये समझिए कि हम लोग सब इंडिया में कंफ्यूज कर जाते हैं होमी जहांगीर भाभा को होमी के भाभा से। होमी जहांगीर भाभा जो है एक फेमस न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, जिनके नाम पे भाभा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च है, बार्क है। और होमी के भाभा जो हैं वो एक पॉलिटिकल थिंकर थे पोस्ट कोलोनियलिज्म के, तो इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा। होमी के भाभा इज नोन फॉर हिज फेमस बुक द लोकेशन ऑफ कल्चर 1994, जिसमें वो अपनी पोस्ट कोलोनियलिज्म की थ्योरी देते हैं। अब यहाँ पे जो है आर्ग्यू दैट कोलोनियल डिस्कोर्स वाज एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट का मतलब होता है कि ना तो इधर ना उधर, मतलब कोई उस पर विचार नहीं है। दैट द कोलोनियल डिस्कोर्स वाज एम्बीवेलेंट अबाउट द कोलोनाइज्ड। तो इसमें जो सबसे लंबा लाइन है, आई विल गो विद दैट, लेकिन ये पूरी तरह से जस्टिफाई इस क्वेश्चन को करता नहीं है। इसको आप इस पे टाइम बिताना बेकार है। लेकिन ए ऑप्शन को जरा पढ़िए, पोर्ट्रेयल ऑफ कोलोनाइज्ड एरर्स, आई डोंट नो क्या लिखना चाहते हैं, कोलोनाइज पीपल टूवर्ड्स कोलोनाइज एरा, कोलोनाइज एरर्स, आई डोंट नो क्या कहना चाहते हैं, टूवर्ड्स आइदर ए पैसिव एंड कनक्योरेबल सब्जेक्ट, मतलब कोलोनाइज पीपल, और एन इरेशनल अनटेम्ड बारबेरियन। इसी तरह से पेश किया कॉलोनियल मास्टर ने कॉलोनाइज पीपल को। दिस मीन्स दैट द कॉलोनियल सब्जेक्ट बिकेम कंसिस्टेंटली स्टीरियोटाइप। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये कैसे इस क्वेश्चन से अटैच होता है, आप थोड़ा और इस पर गौर से सोचिएगा। ये भी एक बहुत पिकुलियर, इल फ्रेम्ड क्वेश्चन है। इन्होंने बहुत मेहनत किया है सेटर ने, लेकिन सेटर की भी एक लिमिटेशन होती है। जब इस तरह से आप इतने खतरनाक क्वेश्चन बनाते हैं तो आप इसी तरीके से गड्ढे में गिरते हैं। वही इस सेटर के साथ भी हो रही है। 38 देखिए, इन हिज रिनाउंड वर्क ओरिएंटलिज्म, एडवर्ड सेड आर्ग्यूड दैट द ओरिएंट एज पोर्ट्रेड इन वेस्टर्न नॉवेल, मीडिया एंड आर्ट वर्क इज व्हाट। ये इतना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, सबसे बड़ा लाइन यहाँ पे है, तो लेकिन ये सही नहीं है। इनफैक्ट इसका सही है, लॉस्ट इन पास्ट, प्रोन टू डेस्पोटिक रूल एंड प्लेग्ड बाय ऑड कल्चर ट्रेडिशन। बेसिकली ओरिएंटलिज्म में एडवर्ड सेड, जो कि फिलिस्तीन के हैं, वो ये कहते हैं कि वेस्टर्न नॉवेल, मीडिया, आर्ट वर्क में जो हमें ईस्टर्न वर्ल्ड को जो दर्शाया जाता है या पढ़ा जाता है या स्टडी की जाती है, वो इसलिए नहीं कि वो हमारी दुनिया को, हमारी सोच को, हमारे कल्चर को, हमारे सिविलाइजेशन को समझ सके, वो इसलिए कि वो हमें नीचा रख सके, अपने कल्चर, अपने सिविलाइजेशन, अपनी सोच, वर्ल्ड व्यू को ऊपर और हमें नीचे, मतलब एक बाइनरी क्रिएट करें। यहाँ पे वेस्टर्न वर्ल्ड है, यहाँ ईस्टर्न वर्ल्ड है, हम ऊपर हैं, तुम नीचे हो, तुम जो है तुम्हारी ऑड कल्चर है, सपेरे, इंडिया में जो है सांप नचाया जाता है, सपेरे होते हैं, हाथी चलती है, लोग जो हैं दकियानुसी हैं, वहाँ पे डिस्पोटिक रूल होता है और वो अज्ञानता से भरे हुए हैं, उनकी कविता गलत है, उनकी नॉवल बेकार है। इस टाइप की जो है हमें डिपिक्ट करने के लिए हमारे कल्चर को आप पढ़ते हो। ओरिएंटलिज्म ये एक तरह का कल्चरल हेजमनी का पार्ट बन जाता है। कल्चरल हेजमनी याद कीजिए ग्रामस्की को। 39 which of the following aspect of this statement are true? War made the state and the state made war। ये फेमस लाइन, इसको जरा सोचिएगा भी कि
मतलब ये कहता है कि स्टेट वॉर से ही उपजे हैं और स्टेट खुद वॉर को पैदा करते हैं, पहले खुद उपजते हैं वॉर से और उसी से, इसलिए जो है वर्ल्ड वॉर होते रहता है। अभी भी आप देखिए कि यूक्रेन रसिया लड़ रहे हैं, ईरान इजराइल लड़ाई कर चुके हैं, इंडिया पाकिस्तान लड़ चुके हैं, हमास और इजराइल लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया में मार काट मची हुई है। यूएसए हुती से लड़ रहे हैं, यूएसए ईरान से लड़ रहा है, मार काट मची हुई है। सो वॉर मेड द स्टेट एंड स्टेट मेड वॉर, ये कहने वाले चार्ल्स टिली वेरी फेमस सोशियोलॉजिस्ट थे। चार्ल्स टिली ने 1975 एस्से में ये बात कही थी, उस एस्से का नाम था रिफ्लेक्शन ऑन द हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन स्टेट मेकिंग, जिसमें उन्होंने कहा था वॉर मेड द स्टेट एंड स्टेट मेड वॉर्स, चार्ल्स टिली। 40 देखिए, वेयर डिड द डेफिनेशन ऑफ वॉर एज ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस कैरिड ऑन बाय पॉलिटिकल यूनिट्स अगेंस्ट ईच अदर कम फ्रॉम, ये कौन कहते हैं और कि वॉर क्या है, ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस कैरिड आउट बाय ए पॉलिटिकल यूनिट अगेंस्ट ईच अदर, ये कहने वाले क्विंसी राइट हैं। ए स्टडी ऑफ वॉर नाम की बुक 1942 में उन्होंने ये बात कही थी, क्विंसी राइट। ये सब बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन आगे के लिए, हु अमंग द फॉलोइंग केम अप विद द आइडिया ऑफ टू कॉन्सेप्ट लिबर्टी, आपको थोड़ी राहत मिली होगी स्टूडेंट को। वी ऑल नो इसया बर्लिन ने ये बुक लिखा था, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, जिसमें उन्होंने निगेटिव वर्सेस पॉजिटिव लिबर्टी को एक्सप्लेन किया था। 42 देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डिसिप्लिन एंड पनिश द बर्थ ऑफ प्रिजन, ये बुक बहुत फेमस है मिशेल फूको की, इनका प्रोनाउंसिएशन है मिशेल फूको, फ्रेंच पोस्ट मॉडर्निस्ट या पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट। इस बुक में उन्होंने डिसिप्लिनरी पावर का जिक्र किया था। पावर जो महसूस होता है आपको स्कूल में, बच्चे को जो पावर महसूस होता है स्कूल में, एक पेशेंट को जो पावर महसूस होता है हॉस्पिटल में, एक जो मेंटली जो इल होता है उसको जो साइकियाट्रिस्ट के क्लिनिक में जो पावर महसूस होता है, गवर्नमेंट के ऑफिसेज में जो पावर महसूस होता है एम्प्लॉय को, तो उस टाइप की पावर का उन्होंने जो है जिक्र किया था कि वो पावर कितनी परवैसिव होती है और किस तरीके से वो जो है, जैसे हमारे यहाँ बॉडी में जो कैपिलरी में खून बहता है उस तरीके से वो पावर हर जगह आपको फील होगी और उससे आप बच नहीं सकते हैं, डिसिप्लिनरी पावर। 43 देखिए, इन पैट्रियार्कल सोसाइटी, पितृसत्तक समाज जो होती है जिसमें कि पावर या संपत्ति जो है वो बाप से बेटे में ट्रांसफर होता है, इन पैट्रियार्कल सोसाइटी ऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉजेज द मार्जिनलाइजेशन एंड डिवैल्यूएशन ऑफ वुमेन लेबर, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वुमेन का जो लेबर होता है, जो घर में वो खाना पकाती हैं, जो सेवा करती हैं, जो चूल्हे चौके, घर का कपड़े साफ करना, घर को मेंटेन करना, वो जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट ही नहीं होता है। तो जितना ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा उतना ही वुमेन का जो लेबर है वो मार्जिनलाइज होगा, तो सही है। आर देखिए, इन पैट्रियार्कल सोसाइटी द नेचर ऑफ हाउस वर्क एंड वुमेन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कैरिंग इट आउट आर अनचेंजेबल कांस्टेंट, बिल्कुल उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इकोनॉमिक कितना भी डेवलपमेंट सोसाइटी में हो जाए, औरतें घर में चूल्हा चौका मेंटेन ही करती है, और इसको एक तरह से एक्सप्लेन भी करता है कि क्यों वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिनलाइज होती है, क्योंकि उनका लेबर, उनका वैल्यू कांस्टेंट है और इकोनॉमी बढ़ता जा रहा है, तो ये और छोटा पाई का हिस्सा होता जाएगा। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, डोंट वरी यदि आपने इसको नहीं पकड़ पाए हैं, क्योंकि डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी ने इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है कि यदि आप 40-50 क्वेश्चन भी सही करते हैं आउट ऑफ 100 तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। Which of the following statements are correct of the dual market theory? Another very very tough question. Dual market theory बेसिकली ये फेमिनिस्ट थ्योरी है मार्केट से लिंक करते हुए, जहाँ पे कि आप देखोगे, आपको एग्जांपल देते हैं, आप जैसे एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसमें आप देखोगे कि जितने भी हाउस कीपिंग के जो एम्प्लॉय हैं वो औरतें हैं, वो झाड़ू दे रही हैं, पोछा दे रही हैं हॉस्टल में, जो घास काट रही हैं हॉर्टिकल्चर में वो जो है औरतें हैं, जबकि जो हॉर्टिकल्चर को मैनेज कर रहा है कि फूल पत्ती पौधे किस क्रम में बढ़ेंगे वो मेल होंगे, मैनेजर जो है मेल होंगे, जितनी लेबरर है वो वुमेन होगी। तो मार्केट ना वुमेन को नौकरी तो दे देता है, लेकिन आपको एक लोअर टाइप ऑफ जॉब देता है और सेम जॉब के लिए आपको कम पैसे देता है। इफ यू विल आस्क ए हॉर्टिकल्चर कॉन्ट्रैक्टर कि आपके यहाँ सारे घास काटने वाली औरतें क्यों हैं, तो बोलेंगे साहब मेल कहाँ घास काटने इस रेट पे तैयार होंगे, औरतें तो तैयार हो जाती हैं। तो इसको आप डुअल मार्केट थ्योरी के तौर पे देख सकते हो कि उनको ठेल दिया जाता है, जैसे यहाँ पे है gender disparity in employment characterized by low skill level, low earning and easy entry etc.
तो यदि आप इसको देखो कि ड्यूअल मार्केट थ्योरी के लिए क्या सही है, तो 3 तो जरूर सही है, लेकिन और देखिए क्या है, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन टू एम्प्लॉय वुमेन इन ए सेकेंडरी सेक्टर। ये जो मैंने कहा कि लो स्किल लो पेइंग जॉब ये सेकेंडरी है, प्राइमरी जो है वो टॉप जॉब है, उसमें उनको नहीं मिलता है, तो 1 भी सही है। इक्वल अपॉर्चुनिटी लेजिस्लेशन मेक द employer respecting the law but not employing women in their firms। ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट पूरी तरह सही नहीं है। वो इक्वल अपॉर्चुनिटी यदि लेजिस्लेशन बन जाए, यदि किसी एम्प्लॉयर को कहा जाए कि तुमको 50% रखना है, तो रखेंगे वुमेन को, लेकिन वो लो जॉब में रखेंगे। तो चलिए, मोर वुमेन विल बी एम्प्लॉयड इंस्टेड ऑफ मैन वर्कर इन बोथ प्राइमरी। ये 4 तो बिल्कुल गलत है, तो 4 को काट दीजिए, 4 को काट दीजिए, तो 1 2 3 को सही करना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये मुझे नहीं सही लग रहा है, बट फिर भी चेक कर लीजिए। द ड्रॉप इन एयर टेम्परेचर एट ए रेट ऑफ 6.5 सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर यदि आप ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री टेम्परेचर घट जाता है। इसको क्या कहते हैं, पता नहीं क्यों इन्होंने जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा है। इसको लैप्स रेट कहते हैं, और इसी चलते ये स्लोगन बना है, हायर वी गो कूलर वी फील, लोअर वी गो हॉटर वी फील। इसी तरह से आप नीचे यदि अर्थ के अंदर घुसें तो आपको गर्मी बढ़ती जाएगी, ऊपर जाएं तो ठंडा लगता जाएगा। मैच द फॉलोइंग करेक्टली, तो ये तो आसान है। केनिथ वॉल्ज को आप रियलिज्म या न्यू रियलिज्म से जोड़ सकते हैं। जोसेफ ने को सॉफ्ट पावर, इसी नाम की उन्होंने बुक भी लिखी है। अलेक्जेंडर वेंट को कंस्ट्रक्टिविज्म, जो कि आइडिया नॉर्म आइडेंटिटी पे जाते हैं, मतलब कि पूरे इंटरनेशनल रिलेशन में सब कुछ जो है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज के बेसिस पे होता है, जो कि बेस्ड होता है नॉर्म एंड आइडियाज पे, बिलीफ पे, वैल्यूज पे, ना कि ऑब्जेक्टिव ट्रूथ पे। एलेक्जेंडर वेंट। रॉबर्ट कॉक्स जो है क्रिटिकल थिंकर है, नियो ग्रामिस्चियन कहलाते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में क्रिटिकल थिंकिंग। तो आप बाकी अब मैच कर लीजिएगा, चारों मैंने कर दिया है। स्टेटमेंट 1 देखिए, आउट ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल चाइना इज द ओनली कंट्री विदाउट न्यूक्लियर वेपन। बिल्कुल गलत है, रॉन्ग रॉन्ग फॉल्स। चाइना के पास में है न्यूक्लियर वेपन, बहुत अच्छा खासा है। स्टेटमेंट 2, द ट्रीटी ऑफ द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन आर्म्स टू प्रिवेंट द प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। यस, कौन बोलेगा एम्स है, एम्स टू प्रिवेंट द प्रोलिफरेशन ऑफ, यही तो इसका, ये तो बचकाना है कि ट्रीटी इसी के तो की ही गई। तो स्टेटमेंट 2 जो है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, सही है। 48 देखिए, द इंडियन पार्लियामेंट कंप्राइजेज ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज, राज्यसभा एंड लोकसभा। ये सुनने में आपको लगता होगा क्या बचकानी बात है, लेकिन इसको हमेशा याद रखिए कि प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, द राज्यसभा इज कंपोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल चोजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। नो, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन से होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय वे ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वी ऑल नो। इसलिए स्टेटमेंट 1 जो है गलत है, बट 1 सही है, बट 2 जो है गलत है। यहाँ पे आप आके इसमें आप बम्प कर सकते हैं, क्योंकि आप स्टीफन क्रेजनर, यदि आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो सॉवरेनिटी एज ऑर्गेनाइज हिपोक्रेसी, इन्होंने बुक भी लिखी है इसी नाम की, तो ये तो आप पकड़ लेंगे। स्टीफन क्रेजनर, आप समझ सकते हैं कि जो सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, जो वेस्टफेलियन ट्रीटी से आती है इंटरनेशनल रिलेशन में, उसके एक तरह के क्रिटिक हैं, जो ये मानते हैं कि सॉवरेनिटी झूठा है। और अभी यदि आप दुनिया में देखेंगे तो आपको लगेगा कि स्टीफन क्रेजनर चीख चीख के आपको बता रहे हैं कि देखो मैंने कहा था ना। मतलब जब आप देखते हैं कि कैसे जो है आर्म ट्विस्ट करता है ट्रंप दूसरे कंट्री की, छोटे छोटे कंट्री की, कैसे जो है वो एक सॉवरेन कंट्री के प्रेसिडेंट को अपने घर में बुला के बेइज्जत करता है। मैं बात कर रहा हूँ जेलेंस्की की। तो आपको समझ में आ जाएगा कि सॉवरेनिटी एक छद्म है, ये ऑर्गेनाइज हिपोक्रेसी है। तो यहाँ तक तो ठीक है। 4 का 2 जो है, 4 का 2, 4 का 2, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इससे आपकी क्वेश्चन बनती नहीं है। तो 3 का 4 तो ये खुद ही कह देते हैं कि जॉन बर्गर ने जो है ये वे ऑफ सीइंग से मैच कर सकते हैं। कैसे मैच कर सकते हैं, आपको नेट पे जाके पढ़ना चाहिए कि जॉन बर्गर ने कौन सी कॉन्सेप्ट दिए हैं जो वेज ऑफ सीइंग से रिलेटेड है। तो लेकिन ये आपको बता देता है कि आपको सोचने की जरूरत नहीं, ये सही होगा। अब केवल आपको इन दोनों में देखना है कौन है। तो इसमें जो है आप गेस ऐसे कर सकते हैं कि लॉरा मौलवी, ये आपको नाम सुन के लगता होगा कि ये फीमेल है, और फीमेल यदि हैं तो फेमिनिस्ट होंगी, तो कुछ मेल गेज से इनका नाता होगा, और ये सही है। इन्होंने एक, लॉरा मौलवी ने एक बुक लिखा था, विजुअल प्लेजर एंड नैरेटिव सिनेमा, 1975। बेसिकली ये एस्से था। इसमें उन्होंने ये कहा था कि जो सिनेमा में
या विजुअल, मान लो यूट्यूब में, गानों में जो वोमेन को जो प्रस्तुत किया जाता है एज ए ऑब्जेक्ट प्रस्तुत किया जाता है, उनको एक खूबसूरत चीज की तरह प्रस्तुत किया जाता है जो मेल को भाए, उनके आंख को भाए। ये तो सभी लोग कहते हैं। और इवन आपको आश्चर्य लगेगा, आश्चर्य क्या मतलब इसी बात पे आएगा कि बहुत खूबसूरत सी कार है, और आप देखोगे जितने भी ऑटो शो होंगे उसके सामने में दो खूबसूरत लड़कियों के, औरतों को जो है वो अच्छे ड्रेस पहना के खड़े कर देते हैं। ये क्या है? मतलब ये तो यही है ना कि आपको ऑब्जेक्टिफाई करना है। मतलब ब्यूटीफुल है कार, ब्यूटीफुल है लेडीज, तो आपको अच्छा लगेगा देखने में। तो ये मेल गेज है, मतलब मेल के आंखों को जो सुहाता है उसके लिए आप औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करते हो, उनको एक वस्तु बना देते हो, कमोडिटी बना देते हो, ब्यूटीफुल वस्तु। और इससे ये एक हार्म ये भी होता है कि औरतों को ये कंपेल किया जाता है कि आपको सुंदर दिखना है, आपको लिपस्टिक लगाना है, आपको सजना है, धजना है। यदि आप ऐसे बाल बिखरे हुए मर्द के जैसे आप नहीं दिख सकते हो। मतलब आप समझिए क्या एक तरह का, मतलब ये कैसी एक तरह की प्रताड़ना है, मतलब एक तरह से औरतों के ऊपर एक तरह का अन्याय है। इसी के चलते एक मुहिम चला था, उस लेडी को भी, आपको फेमिनिस्ट को याद करना चाहिए, मैं नहीं मैं भूल रहा हूँ, जिन्होंने कहा था कि हमें बदसूरत दिखना है, मतलब हमें खूबसूरत नहीं दिखना है, हमें खूबसूरत क्यों दिखना है। तो उसी पे जो है मेल गेज का जो कॉन्सेप्ट है लॉरा मौलवी का है। तो आप 2 का 1 और 2 का 1 यदि आप देखोगे तो यहाँ पे है, इससे आपका ये हो जाता है। ये स्टूडेंट, इस स्टूडेंट जिन्होंने मुझे ये क्वेश्चन भेजा उन्होंने इसको बहुत खूबसूरती से टिक किया है, गुड। 50 नंबर देखिए, अब ये यहाँ पे आसान है। बेनेडिक्ट एंडरसन को हम जो है इमेजिन कम्युनिटी से मैच करेंगे, और एंथनी स्मिथ को इथनो सिंबलिज्म से। इसी से हमारा काम बन जाएगा। अर्नेस्ट रेनर जो है, ही इज ए ग्रेट थिंकर ऑफ नेशनलिज्म, जो सिविक नेशनलिज्म के लिए जाने जाते हैं। तो जो क्लिफोर्ड ग्रीज बच जाते हैं वो प्राइमोर्डियलिज्म के लिए जाने जाते हैं। प्राइमोर्डियलिज्म का मतलब क्या होता है? प्राइमोर्डियल का मतलब होता है आदिकाल से। तो जो आइडेंटिटी आपका आदिकाल से चला आ रहा है, जैसे आपकी इथनिक आइडेंटिटी, कास्ट आइडेंटिटी, रिलीजियस आइडेंटिटी, ये सब जो है आपको आदिकाल से, मतलब आपको पता भी नहीं है कब से आपके साथ ये आइडेंटिटी है। जबकि नेशन की आइडेंटिटी, आपकी स्टेट की आइडेंटिटी, आपके लेबर यूनियन की आइडेंटिटी, ये सब जो है आइडेंटिटी आपकी करंट आइडेंटिटी है, वो प्राइमोर्डियल नहीं है। तो उसको कहने वाले जो है कि प्राइमोर्डियल आइडेंटिटी नेशनलिज्म का कारण बनती है क्लिफोर्ड ग्रीज। अब यहाँ पे मैथ्स तो खैर आप कर लीजिएगा, मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे देखिए कि क्लिफोर्ड ग्रीज की जो बुक है, द इंटीग्रेटिव रिवॉल्यूशन, प्राइमोर्डियल सेंटिमेंट एंड सिविल पॉलिटिक्स इन न्यू स्टेट, 1963, इसको याद कर लीजिए। अर्नेस्ट रेनन की जो ये एस्से है, लेक्चर था, व्हाट इज नेशन, ये इतना ग्रेट है, जिसमें वो सिविक नेशनलिज्म की बात करते हैं, उसको मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। इमेजिन कम्युनिटी 1983 की बुक है, बेनेडिक्ट एंडरसन की। एंथनी डी स्मिथ की बुक जो है इथनिक ओरिजिन ऑफ नेशन, आपको याद रखना चाहिए, इसमें इथनो सिंबलिज्म उन्होंने दिया है। इथनिक नेशनलिज्म वर्सेस सिविक नेशनलिज्म आपको पूछा जा सकता है। इथनिक नेशनलिज्म है कि डिफाइन द नेशन बाय शेयर्ड एंसेस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज और रिलीजन। जैसे जर्मन ब्लड है, इसी बेसिस पे जो है हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जो है सावरकर जी ने की थी, इथनिक नेशनलिज्म। लेकिन इसको जनरली जो है एक्सक्लूसिव माना जाता है, पोटेंशियली इसको इलिबरल कॉन्सेप्ट माना जाता है, इसलिए लिबरल जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। सिविक नेशनलिज्म जो है वो लिबरल सपोर्ट करते हैं। इट डिफाइंस द नेशन बाय शेयर्ड पॉलिटिकल वैल्यू, सिटीजनशिप एंड ए कमिटमेंट टू कॉमन फ्यूचर। मतलब कि हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, कोई भी हो, हमारा भारत एक देश है, हम लोग मिल करके इसको आगे बढ़ना है, इसीलिए हम जो है भाई भाई हैं, इसीलिए जो है हम नेशन के पार्ट हैं। इसलिए नहीं कि हम मुस्लिम हैं तो हमारा मुस्लिम ब्रदरहुड है, हम हिंदू हैं तो हिंदू राष्ट्र है, हम क्रिश्चियन हैं तो क्रिश्चियन डम के पार्ट हैं, नो। तो ये सिविक नेशनलिज्म है। और यदि ऐसी भावना यदि हम नेशन के लोगों में ले आए तो फिर मार काट, दंगा फसाद इथनिक बेसिस पे, रिलीजियस बेसिस पे, कास्ट बेसिस पे बंद हो जाएगी और कंट्री काफी आगे बढ़ेगा। लेकिन होता इसका उल्टा है। हर कोई जो है कास्ट, रिलीजन, इथनिसिटी के क्लीवेज को उभारने की कोशिश करता है, उस घाव को कुरेदने की कोशिश करता है, क्योंकि उससे वोट मिलते हैं। प्रॉब्लम ये है। ओके, सो दिस इट इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि कितना ज्यादा नॉलेज आप ले सकते हैं एक क्वेश्चन से। मैंने कोशिश की है और इसीलिए ये वीडियो बहुत ही हैवी आपको लगेगा। आप इसको 2 बार में आप भी सुनिएगा, मैं भी इसको रिकॉर्ड, मुझे नहीं लगता है कि मैं इसको कंटिन्यूअस रिकॉर्ड कर पाऊंगा। मैं यहाँ पे पॉज ले रहा हूँ, फिर जब हम जुटेंगे तो फिर 51 क्वेश्चन से जो है मैं थोड़ी एनर्जी जुटा करके फिर से आपसे जो है बातें करता हूँ। चलिए, बाय।
आइए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू द न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल वॉज established to try the major war criminal of Far East. मतलब कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई थी, जो फार ईस्ट मतलब उनके नजरिए से देखिए, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड के, तो फार ईस्ट मतलब जापान और जो पैसिफिक ओशन जो है उसकी बात वो करते हैं, जापान, चाइना, सी एंड ऑल. तो ये जो है स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. मतलब ये एक तरह का उल्टा स्टेटमेंट है. न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल हुई थी स्टैब्लिश, लेकिन ये जो एक्सिस पावर थे, जर्मनी, इटली, इन सब के वॉर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हुई थी, जो यहाँ लिखा गया है, उल्टा लिखा गया है. सेकेंड स्टेटमेंट पे ये लिख देते हैं, एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू द टोक्यो ट्रिब्यूनल वॉज established टू टू ट्राई द मेजर वॉर क्रिमिनल ऑफ द यूरोपियन एक्सिस. तो ये जो है टोक्यो ट्रिब्यूनल भी स्टेब्लिश हुई थी, लेकिन ये फार ईस्ट मतलब जापान की जो क्राइम थी, वॉर क्राइम सो कॉल्ड, उसको ट्रायल करने के लिए हुई थी. तो ये उल्टा कर दिया इन्होंने. 1 और 2 को जस्ट उलट दीजिए तो आपको सही हो जाएगा, और ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखना चाहिए आगे के एग्जाम के लिए. थर्ड स्टेटमेंट जो है, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली adopted the Convention on Prevention and Punishment of the Crime of Genocide on 9 दिसंबर 1948. ये स्टेटमेंट सही है, इसको भी आप याद कर लीजिए कि ये जो कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड, ये 9 दिसंबर को आती है 1948, और एक दिन बाद ही जो है यूडीएचआर आता है, मतलब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट. इन दोनों डेट को याद कर लीजिए. द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2002. ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. इसमें ये भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि ये आती तो आईसीसी शॉर्ट में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड 2002 में ये प्रकाश में आती है, लेकिन इसकी जो ट्रीटी थी, या कह लीजिए जिस पे ये बेस था, जिस स्टैट्यूट पे ये बेस था, उसको रोम स्टैट्यूट कहते हैं, वो 1998 में ही आ गई थी. 4 साल पहले रोम स्टैट्यूट साइन हुआ था. जिन कंट्रीज ने साइन किया था वो पार्टी कहलाते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के. ध्यान रखिए कि रोम स्टैट्यूट को इंडिया ने साइन नहीं किया है, इसलिए इंडिया इज नॉट पार्टी टू द रोम स्टैट्यूट, नाइदर इट इज ए मेंबर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. उसकी कोई भी धाराएं इंडिया पे लागू नहीं होती हैं. 52 नंबर स्टेट में देखिए, इसमें कई स्टेटमेंट हैं, 4 स्टेटमेंट हैं. फर्स्ट ये कहता है, द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर रिकॉग्नाइज्ड एज टू काइंड्स ऑफ लॉ मेकिंग बॉडीज बाय आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यहाँ पे तो, यहाँ तक तो ये ठीक है, ये कौन बोलेगा नहीं, ठीक है. 246 बेसिकली वो आर्टिकल है जिसमें कि वो ये बात करते हैं कि कौन से जो लेजिस्लेचर हैं यूनियन और स्टेट के, उनको क्या क्या पावर है, इस पे वो बात करते हैं, जिसको आप 7th शेड्यूल में देख सकते हैं कि 3 लिस्ट में बढ़ जाता है. Under the 6th schedule of the Indian Constitution, matters enumerated in list 1 are within the exclusive jurisdiction of power of the Union. ये बिल्कुल गलत है. ये 6 के बजाय यदि 7th होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है. ये 7th शेड्यूल में है कि लिस्ट 1 में जो है यूनियन, लिस्ट 1 में जितने आइटम मेंशन है उसमें जो पार्लियामेंट है, यूनियन लेजिस्लेचर, उनको एक्सक्लूसिव पावर है. तो ये स्टेटमेंट गलत है. सेकंड थर्ड स्टेटमेंट देखा, अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैटर्स इन्यूमरेटेड इन लिस्ट 2 आर विद इन द एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट. ये बिल्कुल सही है. लिस्ट 2, वहां 3 लिस्ट की बात है 7th शेड्यूल में. लिस्ट 1 में 100 सब्जेक्ट हैं अभी, जो यूनियन लिस्ट कहलाती है, जिसमें कि एक्सक्लूसिव पावर लॉ बनाने का पार्लियामेंट को है. लिस्ट 2 में 61 सब्जेक्ट हैं जिसपे एक्सक्लूसिव पावर जो है स्टेट को, स्टेट लेजिस्लेचर को बनाने का है, मतलब विधानसभा को या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को लॉ बनाने की पावर है. और लिस्ट 3 में जो है कंकरेंट लिस्ट है, 47 सब्जेक्ट है, जिसमें दोनों पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेचर जो है कानून बना सकते हैं. लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखिए कि कंकरेंट लिस्ट में यदि दोनों ने बनाया तो कौन सुपरसीड करेगा, पार्लियामेंट का. फोर्थ देखिए, शेयर्ड competence is envisaged in the Indian Constitution through list 4 in the 7th schedule. कोई लिस्ट 4 नहीं है. पहले तो यहीं पे इसको काट दीजिए, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है. ये भी स्टेटमेंट गलत है. इसका मतलब क्या है कि 1 और 3 यही 2 स्टेटमेंट जो है इसमें सही है. बिकॉज ऑफ दिस डियर स्टूडेंट, ये पेपर बहुत ही लेंदी बन गया है, बहुत लेंदी, क्योंकि इसमें इन्होंने बहुत गूढ़ बातें
अच्छी बातें और बहुत सारी दी हैं। सेटर ने बहुत मेहनत किया है, मैं जरूर बोलूंगा। उन्होंने काफी गलतियां भी की है जो कि होती है, लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं है, इंटेंशन में कोई कमी नहीं है। 53 देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफेंसिव रियलिज्म, ऑफेंसिव नियो रियलिज्म कह लीजिए, इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये तो इतने बड़े थिंकर माने जाते हैं ऑफेंसिव नियो रियलिज्म के कि आप इसको आसान क्वेश्चन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे इनसे बड़े ऑफेंसिव न्यू रियलिस्ट अभी कोई है भी नहीं, लिविंग भी नहीं है। जॉन मैर्सिमर को आप सुन सकते हैं लगातार यूट्यूब पे, मैं उनको सुनता रहता हूँ। यूक्रेन रसिया वॉर से लेके ईरान इजराइल गजा वॉर पे उनकी काफी सारे थेसिस है, बहुत मजेदार है, आपको सुनना चाहिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ऑफेंसिव न्यू रियलिज्म कहते किसको है? न्यू रियलिज्म आपको पता है केनेथ वॉल्ज लेकर के आए, जिसमें कि जो इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम है एनार्किकल, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में जो वेरिएशन है, उसकी जो व्यवस्था है उसके बेसिस पे जो हालत है वो है, मतलब इसको समझ लीजिए कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन, ये उनका बेसिकली थेसिस है केनेथ वॉल्ज का। स्ट्रक्चरल न्यू रियलिज्म भी इसको इसलिए कह सकते हैं, स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी। ऑफेंसिव उसकी वो धारा है जिसमें कि ये माना जाता है कि इस एनार्किकल व्यवस्था में स्टेट जो है बेसिकली पावर हंग्री होते हैं, वो अधिक से अधिक पावर जुटाना चाहते हैं। एक तरह का हर स्टेट जो है रीजनल हेजमन बनना चाहता है, अपने रीजन का वो चौधरी बनना चाहता है। ये थ्योरी नटसेल में। विच ऑफ द फॉलोइंग शेयर्स ए लैंड बॉर्डर विथ इंडिया? इससे आसान क्या हो सकता है? हम थाईलैंड, वियतनाम, लाओस के साथ नहीं करते हैं, बर्मा के साथ करते हैं। एक समय में तो बर्मा इंडिया एक था, आपको पता है, उसको सेपरेट किया गया था 1935 के एक्ट से, इंडिया और बर्मा सेपरेट हुआ था। उस समय तो आप समझिए कई हमारे राजाओं को बर्मा भेज दिया जाता था, वहां पे सजा के तौर पे जो है बर्मा भेज दिया जाता था। मुझे लगता है जो बादशाह लास्ट मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनको भी बर्मा ही भेजा गया था। तो म्यांमार बर्मा के साथ हम लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, शायद मणिपुर इन सबसे मिली हुई है लैंड बॉर्डर, चेक कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रुप ऑफ 20? ग्रुप ऑफ 20 पे तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत एक लंबा स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही है। ग्रुप ऑफ 20 है क्या? इज एन इंटर गवर्नमेंटल फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन shaping and strengthening global architecture and governance on major international economic issues। इस टाइप का डियर स्टूडेंट जनरल स्टेटमेंट जो होता है वो जनरली सही होता है, ये सही है। The G20 consists of two parallel tracks, the finance track and the Sherpa track। ये एक नई इंफॉर्मेशन है, ये सही है, इसको आप थोड़ा और चाहें तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं। शेरपा किसको कहते हैं? जैसे अमिताभ कांत इंडिया के शेरपा थे। शेरपा मतलब हर कंट्री जो है एक अपना लीडर देता है जो G20 में ड्राइव करता है उस कंट्री के एजेंडा को। तो शेरपा ट्रैक जो है पॉलिटिकल हो जाता होगा, फाइनेंस ट्रैक जो है वो जनरल फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड जो उनके मेन जो इकोनॉमिक जो गवर्नेंस के लीडर होते हैं वो उन कंट्रीज 20 कंट्री या मेंबर्स के जुटते हैं, और अब तो 21 हो गए हैं, और वहाँ पे बातें होती है कैसे इन दुनिया की फाइनेंशियल हालत को सुधारा जाए। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो 1 और 2 यदि सही हो जाती है तो एक ही ऑप्शन है जिसमें कि 1 और 2 है, आप देखेंगे केवल ये है और किसी में है ही नहीं, तो आपका ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन फिर भी ज्ञान बढ़ा लीजिए। ब्राजील हेल्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 फ्रॉम December 1 2022 टू नवंबर 30 2023। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस समय में तो इंडिया जो है प्रेसिडेंट था। 2023 में हम लोग को पता है यहाँ पे G20 हुई भी थी। ब्राजील जो है 2024 में G20 का प्रेसिडेंट बना, और 2025 में जो है साउथ अफ्रीका है, जहाँ पे कि नवंबर 2025 में इस साल की G20 होने वाली है। चौथा स्टेटमेंट सही है। द थीम ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, जो कि 2023 में हुआ था, वॉज वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये भी ध्यान रखिए कि ये जो 2023 का G20 इंडिया के नेतृत्व में हुआ था वो सितंबर में हुआ था। अभी इन्होंने पूछा भी है यूजीसी नेट में कि किस महीने में हुआ था, ये भी आपको याद रखना चाहिए। 56 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स आर मैच करेक्टली टू द कंट्रीज वेयर दे आर लोकेटेड? सितवे जो है वो म्यांमार में है,
ये आपको थोड़ा ऑड नेम लग सकता है, लेकिन इसको एक बार याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चाहबार बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है जो कि ईरान में है, ना कि श्रीलंका में, तो ये गलत है। हैबन टोटा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, जहां पे चाइनीज शिप आके खड़ी हो गई थी, इंडिया को बहुत परेशानी हुई थी, इंडिया श्रीलंका का रिलेशन तक खराब हुआ था। हैम्बन टोटा जो है वो बीआरआई के अंदर शायद चाइना ने बहुत लोन दे के बनाया है। हैम्बन टोटा पोर्ट जो है श्रीलंका में है, पाकिस्तान में नहीं है। और ग्वादर पोर्ट जो है ये पाकिस्तान में है। तो बिल्कुल उल्टा सीधा इन्होंने कर दिया है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब पोर्ट है, तो ओनली वन सही है। सिटवे पोर्ट के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा गया है, इसको पढ़ लीजिएगा कि इसमें इंडिया का हाथ है, इसको बनाने में 2016 में बनाया है, और ये रैखिन स्टेट में है। रैखिन स्टेट इसलिए भी हमें याद रखना चाहिए कि इसी स्टेट में रोहिंग्या जो 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 शरणार्थी की जो समस्या है, रोहिंग्या जो मूल रूप से यहीं पे रहते हैं। और एक हमें जो रिवर भी याद रखना चाहिए, कालादान रिवर। क्यों? क्योंकि कालादान प्रोजेक्ट जो है, एक कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भी इंडिया और म्यांमार ने मिलकर बनाया है। इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है। तो रैखिन स्टेट, कालादान रिवर, सितवे, ये सब हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। 57 स्टेटमेंट 1 देखिए, द यानदबो ट्रीटी वाज साइंड ऑन 24 फरवरी 1926। तो ये चलिए इस स्टेटमेंट को सही मान लेते हैं, क्योंकि ये ऐसा सही में है। ये ट्रीटी क्या थी? ये फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर होता है। आपको पता है अंग्रेजों ने जब इंडिया में आए तो सबसे वॉर करते थे, 3 बार नेपाल से, तो अफगानिस्तान से, सिख से, तो बर्मा से। तो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर के बाद जो ट्रीटी हुई थी साइन, वो यानडबो ट्रीटी हुई थी। The Stilwell Road was built during the First World War by the Allied forces connecting Ledo in Assam to Kunming in China। ये जो है गलत स्टेटमेंट है, ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में बनाया गया था, ना कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में। बस इतना ही इसमें है, बाकी तो ये सही है। लेकिन इसको जान लीजिए, यहाँ पढ़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, दोनों आगे कभी आपको काम आ सकता है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58, हु एडवांस द आइडिया ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस एज एन अल्टरनेटिव टू रियलिस्ट एजम्पशन। ये क्वेश्चन खासा आसान है। वी ऑल नो कि रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ ने, जो कि नियो लिबरलिस्ट माने जाते हैं, उन्होंने एक कोर कॉन्सेप्ट दिया कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का। ये इंटरडिपेंडेंस किसके किसके बीच में है? स्टेट, नॉन स्टेट एक्टर, एमएनसीज एंड मेनी अदर काइंड ऑफ इंटरनेशनल या ट्रांसनेशनल ग्रुप के बीच में जो है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सॉर्ट ऑफ नेटवर्किंग एंड इंटरडिपेंडेंट है। सभी जो है सप्लाई चेन नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, ट्रेड से जुड़े हुए हैं, इकोनॉमिक आदान प्रदान से जुड़े हुए हैं, लोगों के मैन पावर सप्लाई उससे जुड़े हुए हैं। और ये इंटरडिपेंडेंस काफी कॉम्प्लेक्स है, कई लेवल पे है, और उसके तौर पे जो है रिलेशन डेवलप होती है, ना कि किसी सिंगुलर इशू पे। रॉबर्ट कोहेन एंड जोसेफ ने। मैच द फॉलोइंग बुक्स विद ऑथर एंड चूज करेक्ट। चलिए, तो थॉमस पिकेटी जो है एक लेफ्टिस्ट ओरिएंटेड थिंकर हैं, जो कि अपने बुक कैपिटल इन 21st सेंचुरी के लिए जाने जाते हैं। 2013 की बहुत ही फेमस बुक है थॉमस पिकेटी की। तो आप इसको इनसे पहचान सकते हैं। यदि आपको ये पता है कि कैपिटल इन 21st सेंचुरी, तो आप इसको पिक कर सकते हैं। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जॉन रॉल की पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993 की बुक है। आई थिंक ये सब जानते हैं। तो 3 का 1 से ही आप 50-50 गेम खेल लेते हैं। 4 का 2 दोनों में है, इसका मतलब कि ये तो आपको जानना ही नहीं है, एरिस्टोटल निकोमेकियन एथिक। तो ये केवल यहाँ पे अब आइए, अब आप थॉमस पिकेटी को पकड़ पाते हैं कि इन्होंने कैपिटल एंड आइडियोलॉजी नाम की बुक लिखी है। तो 1 का 4 हो जाएगा और ये क्वेश्चन क्रैक हो जाती है। यहाँ जो नोएम चोम्स्की की जो बुक है मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेंट, वो भी कई स्टूडेंट याद रखते हैं, वेरी फेमस बुक है। इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेंट जो है टर्म जुड़ा हुआ है किससे? वही जिन्होंने हेजोमनी दिया था ग्रामस्ची से, ये भी जान लीजिए। लेकिन नोएम चोम्स्की ने इस पे बुक लिखी है, तो ये काफी लोग याद रखते हैं। इसके चलते ये क्वेश्चन ऐसे भी आप क्रैक कर सकते थे कि 2 का 3 होगा। लेकिन चलिए, थॉमस पिकेटी की एक और बुक हम लोग जान गए। 60 क्वेश्चन देखिए, आर्क ड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड, इनकी एसेसिनेशन 1914 में हुई थी, जिससे कि वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, ये कहते हैं। और ये बिल्कुल सही है। सराजिवो, जो कि अभी के सर्बिया में है, वहां पे किसी टेररिस्ट ग्रुप ने इनकी हत्या की थी, और इसके चलते ही वर्ल्ड वॉर शुरुआत हो गई थी। वो मतलब बिल्कुल वही विस्फोट जैसा हो गया। तो ये आर्क ड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड जो है, वो ऑस्ट्रिया, उस समय में
ऑस्ट्रिया के जो एम्परर थे, ऑस्ट्रेलियन हंगेरियन होगा, अब ये चेक कर लीजिए कि और यहाँ चूंकि हंगेरियन एम्परर भी है, ऑस्ट्रेलियन भी है, और ये जो नेफ्यू थे, मतलब भतीजे थे, ये फ्रैंज जोसेफ वन ऑफ ऑस्ट्रिया जो हैं, उनके ये भतीजे होते थे। तो इसको थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन बहुत ही फैसिनेटिंग है। पहले हैब्सबर्ग एम्पायर होता था, बाद में जो है ऑस्ट्रेलियन हंगेरियन एम्पायर में बदल जाता है, और वो सब भी जो है वर्ल्ड वॉर वन के बाद ढह जाते हैं। तो आप जरा इसकी हिस्ट्री जान लीजिएगा। और ये ऑस्ट्रियन एम्पायर जो थे उसके भतीजे थे आर्क ड्यूक, और ये राजा बनने वाले थे, मतलब उस लाइन में जो है ये राजा बनने वाले थे ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर के, ये ध्यान रखिएगा। इनकी जो हत्या होती है उसी से वर्ल्ड वॉर वन इग्नाइट होता है। बहुत ही फेमस हिस्ट्री की ये लेसन है, लेकिन पता नहीं यहाँ पे क्यों पूछा है उन्होंने। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। तो ये तो बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है। मैग्ना कार्टा तो 1215 में स्टूडेंट ने बिल्कुल सही लिखा है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन वी ऑल नो 1789 में होती है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 10 दिसंबर को, और एडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ICCPR, ये 1966 में। तो ये तो इसी क्रम में अरेंज्ड है 1 2 3 4, लेकिन बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन है। एज यूजुअल ये पेपर बहुत आपको ज्ञान देता है। नेक्स्ट देखिए 62, द पीस ऑफ वेस्टफेलिया वाज अ सीरीज ऑफ ट्रीटी दैट ब्रॉट टू द एंड टू द 30 ईयर वॉर। ये सभी स्टूडेंट रट लेते हैं। 30 ईयर वॉर क्या था? उस समय में बहुत भयानक लड़ाई हुई थी यूरोप में, बहुत सारे राजाओं के बीच में। वो लड़ाई बेसिकली तो कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट जो लड़ाई थी उसी का एक रूप था, रिलीजियस लड़ाई का। लेकिन उसके बाद जो शांति बनी उसमें वेस्टफेलियन ट्रीटी साइन होती है, और वो एक लैंडमार्क माना जाता है वेस्टर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री में। ये कहा जाता है कि जो मॉडर्न नेशन स्टेट की जो परिकल्पना है, जो नेशन स्टेट जिसको हम आज जानते हैं, जो सॉवरेनिटी, ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट, लीगल इक्वलिटी, नॉन इंटरफेरेंस एक दूसरे के मामले में, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे बेस्ड है, वो वेस्टफेलियन ट्रीटी से ही आती है। उस ट्रीटी में जो 30 ईयर वॉर खत्म होने के बाद साइन हुए, उसमें यह भी हुआ कि रिलीजियस फ्रीडम मिलेगा हर नेशन स्टेट को। जो छोटे छोटे नेशन स्टेट थे, जो कि किंग जिसको रूल करते थे, जो कि रिपोर्ट करते थे एम्परर को, उस समय एम्परर होता था हैब्सबर्ग एम्पायर, उसके अंदर में छोटे छोटे 30 किंग जो है रिपोर्ट करते थे। बाद में ये हुआ कि जो किंग है छोटे छोटे राज्यों का, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ऑटोनोमस हो जाएगा, नेशन बन जाएगा, नेशन स्टेट हो जाएगा, और उसका अपना अपना वो धर्म अपनाएगा। ये आपको ये आश्चर्य लगता होगा, क्रिश्चियनिटी तो एक धर्म है, नहीं, क्रिश्चियनिटी में भी कई धाराएं हैं क्रिश्चियनिटी की, लाइक कैथोलिसिज्म, लूथेरनिज्म, कैल्विनिज्म। तो इस तरह से कोई भी जो है वो धर्म अपना सकता है राजा, मतलब जो राजा चाहेगा वो। यहाँ पे ही आकर के राजा जो टेम्पोरल जो किंग है वो सुप्रीम हो गया, और जो चर्च है वो सबॉर्डिनेट होने लगा। थॉमस हॉब्स और मैकियावेली ने और भी चर्च को सबॉर्डिनेट किया किंग से, और अभी तो वही लगभग हाल है। हु रोट द बुक? तो इसका सही है 30 ईयर वॉर। हु रोट द बुक ओरिएंटलिज्म? अभी हम लोगों ने देखा भी, मैंने आपको इसके बारे में एक्सप्लेन भी किया। एडवर्ड सेड क्या है ये बहुत अच्छी तरह आपको जानना चाहिए। 1978 की बहुत लैंडमार्क बुक है, कल्चरल हेजोमनी पे कैसे जो है बाइनरी क्रिएट किया जाता है नॉलेज के द्वारा। ये पोस्ट मॉडर्निज्म को भी दर्शाता है कि जिनके पास पावर होती है वो नॉलेज क्रिएट करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। हु यूज द फ्रेज कांग्रेस सिस्टम इन इंडिया? ये क्वेश्चन बहुत ही घिसा पिटा है। वी ऑल नो रजनी कोठारी, एक बहुत ही फेमस 1960s के जमाने, 60s 70s के पॉलिटिकल थिंकर, जिन्होंने बहुत ही लैंडमार्क बुक लिखा है, जिसमें से एक है पॉलिटिक्स इन इंडिया 1970 में, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स 1970 में, और स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इन सर्च ऑफ ह्यूमन गवर्नेंस 1988 में, रजनी कोठारी। कांग्रेस सिस्टम क्या है मैंने पूरी वीडियो बनाई, चलिए वीडियो इतना लंबा हो रहा है, अब मैं भागता हूं। 65 SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वॉज, ये केस 1994 में एक वेरी लैंडमार्क केस है फेडरलिज्म पे, जिसमें कि SR बोम्मई कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर थे। उनको 356 आर्टिकल का यूज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बर्खास्त किया था। वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी को सुन के उनके पक्ष में फैसला दिया था। और उसके बाद से 356, सॉरी मैंने 256 बोला तो 356 सुनिएगा, 356 आर्टिकल का यूज ही बहुत कम हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत अधिक इसका मिसयूज होता है। अब ये जुडिशियल रिव्यू के दायरे में होगा, और किन किन आधार पे 356 लग सकता है उसकी पूरी उन्होंने व्याख्या की।
सो इट इज प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 के मामले में था, लेकिन इसने बहुत कुछ चीजों को टच किया, फेडरलिज्म पे, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पे, ऑल। 66 देखिए, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 324। चलिए एक राहत भरी छोटी सी क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे भी एक ज्ञान ले लीजिए कि इसमें ये लिखा हुआ है सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन। ये 3 वर्ड को याद रखिए, पूछा जाता है, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल। और अभी तो आग लगी हुई है, इलेक्शन कमीशन ही न्यूज में है, बिहार में जो SIR वो चला रहे हैं उसके चलते। 67 देखिए, LM सिंघवी कमेटी किससे रिलेटेड है? पंचायती राज से। पंचायती राज की सारी कमेटी को याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, GVK राव कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, थुंगन कमेटी, एंड ये सारे कमिटीज जो हैं, बहुत सारे कमिटी इस पे बने हैं, इन सब का नाम हम लोग को याद रखना चाहिए। यहाँ पे रिफॉर्म इन एडमिनिस्ट्रेशन है, फर्स्ट एंड सेकंड। ARC को याद रखिए, उसके जो चेयरमैन है वो भी याद रखिए। यदि टाइम होता तो मैं ये सब बोलना चाहता था, लेकिन अब ये वीडियो इतना लंबा हो रहा है कि आपको देखने में मुश्किल होगी। सेंटर स्टेट रिलेशन पे जो है सरकारिया कमीशन को याद रखिए 1983, MM पुंछी कमीशन 2007 को भी याद रखिए। रिजर्वेशन पे जो कमेटी बनी है मंडल कमीशन, उसको जरूर याद रखिए, जिसके बेसिस पे मंडल कमीशन के बेसिस पे जो है OBCs को 27% रिजर्वेशन दिया गया। और रामनंदन कमेटी बनी थी 1993 में क्रीमी लेयर को हटाने के लिए, जो इंदिरा स्वानी केस के बाद आया था सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि OBC में जो ऊपर के तबके हैं, जो क्रीमी लेयर कहा गया, उसको हटाने के लिए रामनंदन कमेटी बनी थी। 68 देखिए, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द ब्रॉड आउटलाइन फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज आप देखें तो पंचायती राज पार्ट 9 में है, और पार्ट 9A में जो है वो अर्बन लोकल बॉडीज है, म्यूनिसिपैलिटीज। पार्ट 9B को भी जान लीजिए, जिसमें कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जिक्र है। यहां मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ जाता हूं कि पार्ट 9 कैसे खाली था, जिसमें कि पंचायती राज 73rd अमेंडमेंट से डाल दिया गया। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पार्ट 9 जो है पहले कुछ हो और उसको हटा के डाल दिया गया हो, या पार्ट 9 क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि पार्ट 9 तो ऐसा हो नहीं सकता कि पार्ट 9, चूंकि पार्ट 10 पहले से था तो पार्ट 9 में कुछ ना कुछ तो होगा। क्या था पार्ट 9 में जिसको हटा करके पंचायती राज डाला गया? चलिए कुछ क्वेश्चन खोजिएगा। 69, मैच द फॉलोइंग करेक्टली। हैबियस कॉर्पस, अगेन ये बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है, हम लोग आसानी से कर सकते हैं। हैबियस कॉर्पस प्रोड्यूस द बॉडी। तो अनलॉफुल डिटेंशन, यदि किसी प्राइवेट पर्सन ने भी किसी को किडनैप कर लिया, या स्टेट ने ही किसी को अनलॉफुली डिटेन कर लिया है, तो हैबियस कॉर्पस रिट के लिए हम जा सकते हैं। तो A का 3, और A के 3 से आप 50-50 गेम खेलते हैं, मांडमस वी कमांड होता है, तो B का 4 होगा, B का 4। चलिए आगे मैच कर लीजिएगा, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मैच द फॉलोइंग बुक्स विथ ऑथर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैरी वोल्स्टनक्रॉफ्ट, देखते हैं ए विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन से क्या सॉल्व होता है। A का 2, तो A का 2 से कुछ नहीं होता है, सभी में A का 2 है। ब्रेटी फ्रेडन जो है, जो आशा रन करती है, मतलब इन्हीं के चलते जो है आता है रेडिकल फेमिनिज्म का वेव। ये लिखती हैं फेमिनिन मिस्टिक। B का 3, तो B का 3 में भी 2 है, ये तो खत्म हो जाती है। A का 2। अब C का देखते हैं, जूडिथ बटलर, जो कि पोस्ट मॉडर्निस्ट मानी जाती हैं फेमिनिस्ट में, जिन्होंने लिखा था जेंडर ट्रबल, जेंडर एज परफॉर्मेंस, इनका थॉट है। तो C का 4, और यहाँ पे ये क्रैक हो जाता है। सिमन de Beauvoir ने लिखा था सेकंड 6। ऑल वेरी इंपॉर्टेंट बुक। विच स्कॉलर गेव द आइडिया ऑफ पॉलीआर्ची? चलिए एक बहुत ही छोटा आसान क्वेश्चन, रॉबर्ट डहल का। पॉलीआर्ची है क्या? बेसिकली पॉलीआर्ची में वो ये कहते हैं, आर्की मतलब कि शासन किसका है? बहुत लोगों का शासन। ये एक प्लूरलिस्ट बहुलवाद, जो उसको थिंकर बोलते हैं, वो थे, जिसमें इनको कहना है कि पावर बहुत स्प्रेड होता है डेमोक्रेसी में, लाइक अमेरिकन जैसे में बहुत सारे एसोसिएशन, कम्युनिटीज, स्टेट, और इवन बहुत सारे अदर ग्रुप्स जो हैं मिल करके जो है पावर को शेयर करते हैं। जो इंडिविजुअल होते हैं वो दो तरीके से डेमोक्रेसी में जुड़ते हैं, डायरेक्ट वो वोट दे करके जुड़ते हैं, और अपने एसोसिएशन मेंबरशिप के थ्रू भी, अपने कोई जो है किसी एसोसिएशन का मेंबर है, किसी कोई एसोसिएशन या कम्युनिटी का मेंबर, उसके थ्रू भी वो जो है पार्टिसिपेट करते हैं डेमोक्रेसी में। ये डेमोक्रेसी कोई परफेक्ट तो नहीं होती है, लेकिन इसमें बहुत सारे फीचर ऐसे होते हैं जो इसको स्ट्रेंथन करते हैं। पॉलीआर्ची, रॉबर्ट डहल।
72 देखिए, फ्रॉम वेयर डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ये सब एकदम एक लड्डू घिसा पिटा, बहुत ही रेयर क्वेश्चन इसमें है जो इतना आसान है। आयरलैंड हम लोग जानते हैं, तो यहाँ क्यों ना जान लीजिए कि प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट जुडिशियल रिव्यू हम लोगों ने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर हुए हैं। फेडरलिज्म हम लोग इंस्पायर हुए हैं कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने कंकरेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट लिया है, और जर्मनी से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। 73 देखिए, which of the following theories extensively worked on the distinctive role of state and civil society? Theorists, सबसे ज्यादा जो स्टेट और सिविल सोसाइटी में जिन्होंने काम किया इन सब में कांत, बेंथम, नील हेगल में वो हेगल हैं, जो कि अपनी फिलॉसफी ऑफ राइट में जो है इथिकल लाइफ की बात करते हैं, विच हैज अ कंपोनेंट ऑफ फैमिली, सिविल सोसाइटी एंड स्टेट, जहां पे कि उस सिविल सोसाइटी को एक ट्रांजिशिया बिटवीन फैमिली एंड स्टेट कहते हैं, मतलब एक बीच का जो है ट्रांजिशन फेज बिटवीन फैमिली एंड स्टेट। सिविल सोसाइटी को करार देते हैं सिस्टम ऑफ नीड एंड एरिना ऑफ यूनिवर्सल इगोइज्म। क्या होता है नेट पे पढ़ लीजिए। स्टेट को वो कहते हैं यूनिवर्सलिज्म के एरिना है, और एरिना ऑफ यूनिवर्सल एल्ट्रुइज्म है, और वो जगह है जहां पे कि हाईएस्ट स्टेज ऑफ स्पिरिट अपने को रियलाइज करता है, और ऑब्जेक्टिव जो फ्रीडम है एक सिटीजन उसी रैशनल स्टेट के थ्रू अचीव करता है। स्टेट को वो मार्च ऑफ द गॉड ऑन अर्थ तक की संज्ञा दे देते हैं, हेगल। By which amendment was the नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 कॉन्स्टिट्यूशनली एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। इस अधिनियम के तहत या अमेंडमेंट एक्ट के तहत वुमेन को लेजिस्लेचर में कुछ को छोड़ के, जैसे राज्यसभा में नहीं है, लेकिन एमपीज और एमएलएज में जो है उन्हें मिली है, और एक शायद लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में भी मिली है, वहां पे उनको 33% रिजर्वेशन मिलेगा, अभी मिला नहीं है, 2026 के बाद ही हो पाएगा। ये 106वां अमेंडमेंट से हुआ है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो क्यों ना इसी बहाने जो है 101 से लेके 105 तक के अमेंडमेंट को देख लीजिए। 101st अमेंडमेंट जीएसटी को लेकर के आता है 2017 में। 102nd अमेंडमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है बैकवर्ड क्लास कमीशन को, इसकी आर्टिकल 338 भी याद कर लीजिए। 103rd अमेंडमेंट ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन देता है। 104th अमेंडमेंट रिजर्वेशन को 10 साल के लिए बढ़ाता है, और एंग्लो इंडियन की जो रिजर्वेशन है उसको लेजिस्लेचर में से हटा देता है। 105th अमेंडमेंट जो है वो स्टेट की जो पावर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो ओबीसी कह सकते हैं उसको सब कैटेगराइज करने की पावर जो 102nd अमेंडमेंट से एक तरह से छीन ली गई थी, उसको 105वां अमेंडमेंट रिस्टोर बैक कर देता है। याद रखिएगा, इन सब अमेंडमेंट को पूछा जाता है क्योंकि ये रिसेंट है। When was the Bodoland Territorial Council formed? तो चलिए कुछ क्वेश्चन असम के हैं जिसको मैं एक केवल बता देता हूं, बाकी एक दो को मैं छोड़ दूंगा। 2003। 76 देखिए, which article of the Indian Constitution outline the qualification for membership to the parliament? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट आप कंफ्यूज कर सकते हैं 79, 84, 86, 54 में। ये एक्चुअली जो है आर्टिकल 84 में है, लेकिन 79 ये कहता है कि देयर विल बी अ पार्लियामेंट को वो डिफाइन करता है, कंस्टिट्यूट करने की बात करता है। लेकिन आर्टिकल 84 में जो है क्वालिफिकेशन है कि एक एमपी बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए, क्या चाहिए। 54 जो है वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, और आर्टिकल 86 जो है राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द हाउस है। तो इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है कि आप कितने आर्टिकल को याद रखें, लेकिन ये सब क्वेश्चन आपको इंडिकेट करता है कि एक नज़र जरूर दौड़ा लीजिए लिस्ट ऑफ आर्टिकल जो हैं, जो constitution.pdf को डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें शुरू में ही सारे आर्टिकल हैं, उसको एक नज़र दौड़ा लीजिए। सो आर्टिकल 84 यहाँ पे मैच करना है, बहुत ही आसान। चलिए सीधा मैच कर देते हैं। ऑन लिबर्टी जो है, ओह ये आसान नहीं है, सॉरी, मैंने तो देखा नहीं, मुझे लगा कि ऑथर होगा। यहाँ तो जेएस मिल की सारी ये बुक जो है जेएस मिल की हैं, और उनका ईयर है, मुझे तो आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते ही याद हो गया है। ऑन लिबर्टी जो है 1859 की बुक है। क्या इससे क्रैक होता है? ए का 3 से आप 50-50 गेम तो खेल सकते हैं। सब्जेक्शन वो मैंने उन्हें सबसे बाद में लिखा है 1869 में, मुझे तो याद है। बी का 2 आपको भी याद हो जाएगा, इतना ज़्यादा बार आप देखेंगे तो बी का 2, इससे ये क्रैक हो जाता है। बाकी को कर लीजिएगा। मैं ऐसे याद रखता हूँ कि सिस्टम ऑफ लॉजिक इनकी फर्स्ट बुक है, और सब्जेक्शन ऑफ वुमेन इनकी लास्ट बुक, जेएस मिल। 78 देखिए, द इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म एसोसिएटेड विद विच थिंकर। इनफैक्ट अभी जो हम लोगों ने कुछ स्लाइड पहले जो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस देखा, वो और इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म मिला जुला हुआ ही टर्म है। इनफैक्ट इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म जो है वो कोर है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, या उल्टा भी आप समझ सकते हैं।
रॉबर्ट कोहेन एंड जोसेफ ने। इन्होंने ये जो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस या इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म की जो थॉट दी थी, ये पावर एंड इंटरडिपेंडेंस वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन ट्रांजिशन 1977 का बुक है, जोसेफ नए जूनियर एंड रॉबर्ट कोहेन का। ध्यान रखिए कि ये जूनियर जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत गौर से कहा जाता है, क्योंकि जोसेफ नए सीनियर भी हैं। मैक्स स्टैट क्या है? मैक्स स्टैट जो है एक जर्मन वर्ड है जिसका मायने ही होता है पावर ऑफ स्टेट या पावर स्टेट। तो सीधा पावर स्टेट मतलब क्या है? जो मैकियावेली के थॉट में जिस टाइप का स्टेट है, हेगल के थॉट में जिस टाइप का स्टेट है, जर्मन स्टेट ऑलवेज जो है एक पावर स्टेट रहा है, जो पावर को मतलब पुश करता है, पावर को शो करता है, पावर एक्वायर करता है और पावर को फ्लॉन्ट करता है, पावर को फ्लेक्स करता है। स्टेट में सुप्रीम पावर होती है। हॉब्स को याद कीजिए, लेवाइथन टाइप की पावर, पावर स्टेट, मैक्स स्टैट, हार्ड पावर। 80 देखिए, विच वन ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट? द कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू इंटरनेशनल सिस्टम एज कंस्टिट्यूट मटेरियल पावर। नो, मटेरियल पावर को वो हाईलाइटिंग करते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू इंटरनेशनल सिस्टम एज कंस्टिट्यूट बाय आइडिया, आइडिया, नॉर्म, बिलीफ, प्रैक्टिसेस। कंस्ट्रक्टिविस्ट, इसमें जो थिंकर हैं उनको भी याद कर लीजिए, अलेक्जेंडर वेंट एंड निकोलस ऑनफ। एंड अलेक्जेंडर वेंट की एनार्की, व्हाट स्टेट मेक आउट ऑफ इट। Who is the author of the book Tragedy of Great Power Politics? वही जिनका कुछ स्लाइड पहले हमने देखा, ऑफेंसिव न्यू रियलिस्ट जॉन मेर्सियमर। हेनरी किसिंजर जो है अपने शटल डिप्लोमेसी के लिए जाने जाते हैं। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब फॉरेन मिनिस्टर रहे थे अमेरिका के 1970s में। हेनरी किसिंजर ने एक बहुत फेमस बुक लिखी है जो कुछ एग्जाम में मैंने देखा है पूछी गई है, वर्ल्ड ऑर्डर, आप याद कर लीजिए। थॉमस स्किलिंग जो है बहुत ही फेमस थिंकर हैं, जो एक तरीके से जाने जाते हैं गेम थ्योरी को इंटरनेशनल रिलेशन में यूज करने के लिए, और कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस पे उन्होंने काफी सारी बुक लिखी है। स्ट्रैटेजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट 1960 में, आर्म्स एंड इन्फ्लुएंस 1966 में। केनेथ वॉल्श को कौन भूल सकता है, फादर ऑफ न्यू रियलिज्म। बट सही आंसर है जॉन मेर्सियमर, द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। 82 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेसेसरी इंस्टीट्यूशनल फीचर ऑफ रॉबर्ट डहल्स कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलियार्की। अब पॉलियार्की को यहाँ आगे बढ़ाते हैं, या पॉलियार्की कह लीजिए, तो आप इससे कुछ नॉलेज गेन कर सकते हैं कि यहाँ पे पॉलियार्की में फ्री, फेयर एंड फ्रीक्वेंट इलेक्शन होगा, सिटीजन हैव राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, उसके थ्रू भी वो पार्टिसिपेट करते हैं डेमोक्रेसी में। गवर्नमेंट मोनोपोलाइजेज ऑल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट जो है शेयर करती है इंफॉर्मेशन को, ओपन गवर्नमेंट होती है, सिटीजन को राइट होता है जानने का। तो डी बिल्कुल सही होगा, गवर्नमेंट पावर इज कॉन्स्टिट्यूशनली वेस्टेड इन इलेक्टेड ऑफिशियल। तो गलत है सी। हु सेड व्हाट मेक्स ए नेशन इज द पास्ट, व्हाट जस्टिफाइज वन नेशन अगेंस्ट अदर इज द पास्ट, एंड हिस्टोरियंस आर द पीपुल हु मेक द पास्ट। इस टाइप का कहने वाले कि हिस्टोरियन जो है वही ना इतिहास बनाते हैं। इतिहास मतलब पास्ट होता है, और नेशन को कौन बनाता है? तो इतिहास बनाता है। नेशन इज नॉट ए नेचुरल एंटिटी, बट इतिहास से क्रिएट किया था। नेचुरल, इट इज ए इन्वेंटेड क्रिएचर। नेशन इज इन्वेंटेड, और वो हिस्टोरियन बनाते हैं। तो ये कहने वाले भी कोई ग्रेट हिस्टोरियन होगा, और वो हिस्टोरियन है एरिक हॉब्स बॉन। शायद ब्रिटिश हिस्टोरियन है एरिक हॉब्स बॉन, जिन्होंने एक बुक लिखी थी जो बहुत फेमस है, द इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशन, 1983 में। 1983 में, यस, इसी साल जिस साल की बेनेडिक्ट एंडरसन लिखते हैं इमेजिन कम्युनिटी, और अर्नेस्ट गेलनर लिखते हैं नेशन एंड नेशनलिज्म, उसी साल जो है इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशन लिखते हैं एरिक हॉब्स बॉन, जिसमें वो घोषणा करते हैं कि नेशन इज ए इन्वेंटेड ट्रेडिशन क्रिएटेड बाय द हिस्टोरियंस, हॉब्स बॉन। 84 देखिए, which of the following principles are true with regard to the Gujarat Doctrine of 1996? We all know Gujarat Doctrine as non-reciprocal doctrine for the small neighbors of India। मतलब कि वन साइडेड कंसेशन हम देंगे बड़े भाई के तौर पे। बड़ा भाई क्विड प्रो क्यू में बिलीव नहीं करता छोटे भाई के साथ। ऐसा नहीं करता कि मैं तुम्हें 100 रुपये दूं, तुम मुझे 100 रुपये दे, नहीं। बड़ा भाई जो है वन साइडेड कंसेशन करता है। तो उसके तहत जो है सब कुछ अच्छा अच्छा गुडी गुडी यदि करना है तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, बायलेटरल डायलॉग एंड निगोसिएशन, पीसफुल रिजोल्यूशन डिस्प्यूट, सभी जो है उन्होंने, मतलब ये एक प्रयास था इंडिया का कि जो बिग ब्रदर जो छवि हमारी बनी है, जिससे कि हमारे छोटे छोटे नेबर जो हैं
नेपाल, श्रीलंका, मालदीव ये डर जाते हैं और डर के चाइना की तरफ देखने लगते हैं। उसको एली करने के लिए, उसको हटाने के लिए गुजराल डॉक्ट्राइन लाया गया था। इसको आप सॉफ्ट डॉक्ट्राइन भी कह सकते हैं। 85 देखिए, ये बहुत आसान होना चाहिए। ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की 4 अप्रोच है। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन इन शेपिंग पॉलिटिकल बिहेवियर, पॉलिसी आउटकम ईटीसी। तो 1 का 2, ए का 2 हो जाएगा। ए का 2 से तो कुछ ज्यादा बात बनी नहीं। पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच है, फोकस ऑन शेयर्ड बिलीफ एंड एटीट्यूड ऑफ ए सोसाइटी। तो बी का 1, बी का 1 से ही हमारा यहाँ पे देखिए ये हो जाता है सॉल्व, बिल्कुल क्रैक हो जाता है। सी का 4, पॉलिटिकल इकोनॉमी, interaction between politics and economic system या political economic system, and new institutional approach focuses more on informal rules, norms and practices. अब यहाँ पे देखिए फिर 4 अप्रोच हैं। डिसीजन मेकिंग अप्रोच पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में विथ हर्बर्ट साइमन जाएगा। रैशनल डिसीजन मेकिंग अप्रोच, इकोलॉजिकल अप्रोच फ्रेडरिक्स। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट मिनोबुक कॉन्फ्रेंस से उभर के आता है, ड्वाइट वाल्डो। फ्रैंक मैरिनी को याद कीजिए, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के फादर माने जाते हैं एडवर्ड वेडनर। तो इसको चलिए मैच कर लीजिएगा, लेकिन एक बात यहाँ जरूर याद रखिए, क्योंकि अभी जो है ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया है जॉर्ज एफ गैंट की इस बुक के बारे में कि हु रोट डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट गोल मेथड। कई लोग इसमें एडवर्ड वेडनर सोचते होंगे, लेकिन इसको लिखने वाले जो थिंकर हैं जॉर्ज एफ गैंट, वो उतने ही बड़े थिंकर हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के जितने के एडवर्ड वेडनर हैं, लेकिन इनको लोग कम जानते हैं। याद कर लीजिए। द नोशन ऑफ लिंकिंग पिन मॉडल वॉज कॉइंड बाय, ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में दो बार पूछा जा चुका है, कई और एग्जाम में। लिंकिंग पिन मॉडल होता क्या है? मान लीजिए 5 डिपार्टमेंट हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग डिपार्टमेंट, और एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति, अमुक व्यक्ति जो है इस डिपार्टमेंट और इस डिपार्टमेंट के बीच में लिंक है, और एक दूसरा व्यक्ति जो है इस डिपार्टमेंट के बीच में लिंक है। ऐसे कई जो है लिंकिंग पिन इंडिविजुअल होते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट को लिंक करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। इससे डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन फ्लो जो है ज़्यादा इफिशिएंट होती है। रेनेसिस लाइकट, लाइकट की जो और जो थ्योरी है, जैसे इस बार उनका पूछ दिया गया 4 मैनेजमेंट स्टाइल जो है, लाइक बेनेवोलेंट, एक्सप्लॉयटेटिव, इस टाइप के जो है कंसल्टेटिव, पार्टिसिपेटिव। तो आप रेनेसिस लाइकट के एक तो 4 टाइप का मैनेजमेंट स्टाइल, लाइकट स्केल में जो 5 जो होता है, एक्सट्रीमली एग्री, एग्री, नॉट एग्री, न्यूट्रल, ये जो है लाइकट स्केल, इन सबको जरा जान लीजिए, लिंकिंग पिन मॉडल को भी। 88, who said Gandhi was a crypto anarchist while Ambedkar was a steadfast constitutionalist? अब ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है कि आप इसको गेस कर पाए, लेकिन ये कहने वाले जो है रुडोल्फ एंड रुडोल्फ हैं। इन दोनों पति पत्नी ने मिल करके जो बुक लिखा है परस्यूट ऑफ लक्ष्मी, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये बहुत ही बड़ी अच्छी बुक है। इसको यदि आप थोड़ा भी इसके बारे में 1-2 पेज भी जिस्ट भी जाने तो आपको बहुत फायदा होगा। यहाँ आप क्रिप्टो एनार्किस्ट की बात करते हैं, तो क्रिप्टो एनार्किस्ट का मतलब क्या हुआ कि एनार्किस्ट तो थे, लेकिन बड़े ही अजीब एनार्किस्ट थे। एक तरफ वो स्टेटलेस सोसाइटी की परिकल्पना करते थे, लेकिन स्टेट से इंगेज भी हो रहे थे। लेकिन अंबेडकर ऑलवेज जो है हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट बने रहे, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। 89 जो है यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के बारे में बहुत सारी बातें हैं। तो मैं तो हमेशा याद रखता हूँ हर्बर्ट मॉरिसन की ये कथन की ब्यूरोक्रेसी इज द प्राइस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। देखते हैं सी के 3 से कोई बात बनती है कि नहीं। सी के 3 से आप 50-50 गेम तो खेल लेते हैं। अब वेबर जो है ये तो कहें, ये जो सेकंड देखिए, ब्यूरोक्रेसी इज ए सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट मीन फॉर द रैशनलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कलेक्टिव लाइफ इन मॉडर्न एरा। उनका यही कहना था कि कोई भी मॉडर्न एरा में कोई ऑर्गेनाइजेशन यदि रैशनल बेसिस पे ऑर्गेनाइज होगा तो वो ब्यूरोक्रेसी होगी। तो ए का 2 होगा, ए का 2, और इससे जो है बात हमारी बन जाती है। तो लास्की जो लेफ्ट ओरिएंटेड प्लूरलिस्ट थिंकर थे ब्रिटेन के, उनकी आप पढ़ लीजिएगा यहाँ। और जोसेफ शुम्पीटर, जिन्होंने की डेमोक्रेसी को जो है करार दिया था सिंपली एक मेथड जो इलेक्शन के थ्रू इलीट को चुनने की व्यवस्था है। इस तरह का इलिटिस्ट थ्योरी उन्होंने दिया था डेमोक्रेसी का अपनी बुक, किसमें, डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, देख लीजिएगा इस बुक में, जो 1942 की बहुत फेमस बुक है, उसको याद रखिएगा। उन्होंने जो कहा है ये भी देख लीजिए। 90 देखिए, द रिपन रिजोल्यूशन वाज साइंड इन द ईयर। पहले तो समझिए कि लॉर्ड रिपन थे कौन। ये वायसराय थे 1980s में। ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल और बेनिवोलेंट वायसराय माने गए इंडिया में। इन्होंने अच्छे अच्छे काम किए थे। इनके टाइम में
जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे एक रिजोल्यूशन आया था, जिससे कि जैसे आप समझिए उस समय का 73rd अमेंडमेंट समझ लीजिए, जिससे कि पूरे इंडिया में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। इसलिए ये फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कहलाते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है इल्बर्ट बिल के लिए भी जाने जाते हैं। 1883 में ये बिल आया था, जिसमें कि ये व्यवस्था थी कि जो यूरोपियन, उस समय तो इंडिया में यूरोपियन भरे हुए थे ना, उसकी जो ट्रायल है उसको इंडियन जजेज भी उसकी ट्रायल कर सकते हैं। कैन यू बिलीव, क्या रेसियलिज्म थी कि यूरोपियन यदि कोई क्राइम करता था उस समय इंडिया में, तो इंडियन जजेज उसका नहीं सुन पाते थे, केवल गोरे लोग ही गोरे लोगों की सुनते थे, गोरे जज। तो इल्बर्ट बिल ने उसको पलट दिया था, लेकिन उस पर इतना हाई होपाला हुआ कि अंत में उस बिल को वापस लेना पड़ा था। रिपन, लॉर्ड रिपन, 1882, रिजोल्यूशन फॉर पंचायती राज या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। उस समय उसको पंचायती राज नहीं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा गया। 91 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ नोलैंड प्रिंसिपल। अब ये इतना अकवर्ड अरबिट क्वेश्चन है नोलैंड प्रिंसिपल, लेकिन एक बार जान जाएंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। नोलैंड प्रिंसिपल जो है ऑल्सो नोन एज द 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ। ये जो है यूके, ब्रिटेन में आया था, जिसमें एक कमिटी बैठी थी, नोलैंड कमिटी। उन्होंने कहा था कि पब्लिक लाइफ में कोई भी हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो चाहे नेता हो, तो उनको क्या इथिकल स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए। उनको सेल्फलेसनेस होनी चाहिए, मतलब कि अपने बारे में ना सोचे, सेल्फ इंटरेस्टेड अल्ट्रुइस्ट होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी, लीडरशिप होना चाहिए। यहाँ पर रैशनलिटी का कोई जिक्र नहीं है, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी। नोलैंड प्रिंसिपल फॉर पब्लिक लाइफ। 92 देखिए, गेम थ्योरी इज ए फाउंडेशनल टूल फॉर एनालाइजिंग स्ट्रैटेजिक इंटरैक्शंस इन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। कौन बोलेगा नहीं, यही तो है गेम थ्योरी। रीजन है, इट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क इन अंडरस्टैंडिंग कलेक्टिव ह्यूमन एक्टिविटी एज द आउटकम ऑफ इंटरैक्टिव डिसीजन। दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका ये सही भी है। आप इसको थोड़ा और 5 बार पढ़िए तो समझिएगा कहने की कोशिश क्या कर रहा है। मैं इसको छोड़ रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है वीडियो, लेकिन इतना जरूर बताना चाहूंगा कि जॉन वॉन न्यूमैन इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ गेम थ्योरी, लेकिन थॉमस स्किलिंग, जिसकी बुक अभी हम लोगों ने देखा कॉन्फ्लिक्ट पे, इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज द की फिगर इन अप्लाइंग गेम थ्योरी टू द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। 93 देखिए, यहाँ पे कुछ एक्ट हैं और उसका ईयर है। बहुत डिफिकल्ट होता है इस टाइप को जानना, तो मैं तो केवल आपके थ्रू इसको जो है एक तरह से मैंने देख लिया है। मुझे भी ये सब याद तो नहीं रहता है, अभी भी मैं भूल रहा हूँ क्योंकि मैंने 2 दिन पहले देखा है। चलिए देखते हैं क्या मुझे कुछ याद है। मुझे लगता है MRTP जो है ये 1969 की है। मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ कि मैं अपने मेमोरी से कर रहा हूँ। बी का 4, तो बी का 4 से क्या क्रैक होती है और बी के 4 से हो जाती है क्रैक। तो चलिए आगे आप मैच कर लीजिएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2005 में आई, और फेमा जो है वो आती है 1999 में, और फेरा जो है आती है 1973 में। इनफैक्ट फेमा जो है वो फेरा को ही जो है एनल करके फेमा लाया गया है। इन सब एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंस भी है, जान लीजिए आगे के लिए। 94 देखिए, व्हेन वाज द ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस फॉर्म्ड। मैं छोड़ रहा हूं इसको आपके लिए। ये भी असमीज ऑरन डोए जो है न्यूज मैगजीन, इसको भी छोड़ रहा हूं आपके लिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सागर, ये मैं ले रहा हूं। सागर का फुल फॉर्म है, अब यहाँ पे देखिए सेटर कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर बैठता है। यहाँ सारा का सारा एक ही है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ। मैंने इसको 4-5 बार पढ़ा, मुझे बिलीव नहीं हुआ कि कोई ऐसी गलती भी कर सकता है कि सारा का सारा ऑप्शन एक ही कर दे और ऊपर से लिखे नन ऑफ द अबव। इनफैक्ट ये सभी सही है, यहाँ पे आर छोटे से उसे कोई फर्क नहीं। सागर का एक्रोनिम है सिक्योरिटी, तो ये इनवैलिड क्वेश्चन है। सागर का एक्रोनिम है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। इंडिया का ये विजन है कि कैसे जो है जो इंडियन ओशन है, जो हिंद महासागर है, उसमें कैसे जो है वो समुद्री जो कंट्री हैं, जो उसके पोर्ट या जिसके जो समुद्री तट से जो जुड़े हुए कंट्री, उनके बीच में कैसे कोऑपरेशन हो और वहाँ की जियोपॉलिटिकल फ्रेमवर्क क्या हो, इस पर इंडिया का एक थॉट है सागर। 97 देखिए, इन विच सैम्पलिंग मेथड द सैंपल यूनिट्स हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, सही किया है। आपको थोड़ी बहुत जो है सैम्पलिंग का ज्ञान होना चाहिए, रिसर्च एप्टीट्यूड होना चाहिए आगे के लिए। वैसे पता नहीं पॉलिटिकल साइंस में क्यों पूछा है, लेकिन ये जो सैम्पलिंग मेथड है, जैसे मान लीजिए कि आप 100 बच्चे का एक ग्रुप है और हमको उसमें से 5 बच्चे चाहिए किसी काम के लिए। मान लीजिए कोई कॉपी चेक में नंबर को जोड़ना है, तो मैं सोचूंगा कि मैं कोई बेसिस नहीं है कि किस बेसिस पे ले, हम किसी को भी चुन सकते हैं। तो हम रैंडमली जो है ना, हमने रैंडमली आंख बंद किया, पर्ची निकाल लिया 5 बच्चे का, उसको रैंडम सैंपल बोलते हैं।
ऐसे सैंपल में हर बच्चे का इक्वल चांस होता है कि उस 5 में आए। आप सोच सकते हैं, तो इसको रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। बाकी सैंपलिंग में इक्वल चांस नहीं होता है। यदि मैं किसी बेसिस पे लूं कि कोई टॉपर है वही 5 आएंगे, तो वो जो है अलग हो जाएगी, पर्पस सैंपलिंग हो जाएगा। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में पहले ही कह दूं कि जो जो 80% से ऊपर मार्क्स वाले हैं अलग हो जाएं, 60 to 80 अलग हो जाए, तो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। छोड़िए, मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं और आपको लगेगा कि सर इतना ज्यादा क्यों बता रहे हैं। 98 fundamental rights of the constitution of India stand suspended during नेशनल इमरजेंसी। ये बात तो सही है, लेकिन सभी राइट नहीं। और ये यहाँ क्वालिफाई भी होता है कि आर्टिकल 20 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग। आपको पता है कि ये व्यवस्था केवल जो है 44th अमेंडमेंट से लाई गई। इसके पहले जो है इवन 20 और 21 भी सस्पेंड हो जाता था 1978 से पहले। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब 75 में इमरजेंसी लगी थी, तो लोगों को ये भी अधिकार कोर्ट ने खत्म कर दिया था कि आपको यदि सरकार गिरफ्तार कर ले बिना किसी अपराध के, तब भी आप कोर्ट में नहीं जा सकते। मतलब हैबियस कॉर्पस रिट भी आप दायर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 20 और 21 भी सस्पेंड हो गई है। इसको लेकर के एक बहुत फेमस केस जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, उसका नाम था एडीएम जबलपुर केस 1976। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई हम तो लाचार हैं, क्योंकि अभी तो इमरजेंसी लागू है और आज पर आर्टिकल 359 आपकी सारी जो फंडामेंटल राइट है, इंक्लूडिंग राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वो बाधित है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये एक काला धब्बा माना गया सुप्रीम कोर्ट के चेहरे पे, और अभी तक उसको मिटा नहीं पाई है। बाद में जब जनता पार्टी की सरकार आई, तो 44th अमेंडमेंट में उन्होंने ये व्यवस्था कर दी कि आर्टिकल 20 और 21 के तहत जो हमें फंडामेंटल राइट मिली है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वो नहीं बाधित होगा किसी भी हाल में। तो ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीडी। ये रियो समिट की बात करते हैं, 1992 में हुई थी रियो अर्थ समिट। उससे निकल के आता है रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डिक्लेरेशन, एजेंडा 21, द कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका पूरा नाम है UNFCCC, मैंने यहाँ दिया भी है, पढ़ लीजिएगा। इसी UNFCCC, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के जो साइनिंग पार्टी थे, उनकी हर साल जो क्लाइमेट चेंज पे बैठक होती है, उसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP कहते हैं। अभी तक 28 हो चुकी है। अर्थ चार्टर इसका पार्ट नहीं है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा है। लास्ट क्वेश्चन, थैंक्स गॉड कि ये वीडियो जो है 2 घंटे में एंड हो रहा है। Which of the following statement are true with regard to liberal democracy and its feature? A liberal state is not based on principle of limited government. It is based on the principle. Not को काट दीजिए, इसका मतलब कि ये true नहीं है। 1 को हटा दीजिए, 1 को हटा दीजिए, इसका मतलब इसी दोनों में से होगा। इन दोनों में 4 कॉमन है, इसका मतलब 4 को टिक मार दीजिए, सही है। अब आइए 2, 3 पढ़ते हैं। गवर्नमेंट इज ए नेसेसरी एविल इन लिबरल थॉट, यस। हुज पावर्स नीड टू बी चेक्ड, यस। 2 सही है, इसका मतलब ये तो होगा नहीं, तो 3 अपने आप सही हो गया। बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ पॉपुलर कॉन्सेप्ट। डियर स्टूडेंट, आपको फिर से मैं बोलूंगा कि मुझे इस पेपर को देख के एक तरह से हैरानी हुई। ये पेपर अपने आप में इतना नॉलेज देता है, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस तरह के पेपर को यदि आप 5 बार 6 बार केवल आंख बंद करके सुन लें, तो आपको एक पूरी रिवीजन जो है पूरे पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस की हो जाएगी। जरूर इसका आप फायदा उठाइएगा। मैंने इसमें बहुत मेहनत की है। मेरे कई स्टूडेंट लगातार मुझे मैसेज भेज रहे हैं, सर इतना देर क्यों लग रहा है डिब्रूगढ़ के यूनिवर्सिटी के पेपर को एनालाइज करने में? इसलिए क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत लगी, और मुझे चूंकि बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने ज़्यादा मेहनत की। जो पेपर मुझे अच्छा लगता है उसमें मैं ज़्यादा अधिक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आता है। सेटर ने यहाँ बहुत मेहनत की है, थैंक यू सेटर्स। आपने बहुत गलतियाँ भी की है, लेकिन ऐसा होता है, क्योंकि मैं भी क्वेश्चन सेट करता हूँ अपने टेस्ट सीरीज के लिए, तो मुझे पता है कि जब आप बहुत मेहनत करते हैं तो गलतियां होती है वो, लेकिन आपका अनइंटेंशनल होता है। लेकिन इसमें जो सेटर की जो मेहनत है वो पूरी तरीके से झलक रही है। चलिए, अब आप पूछेंगे सर कट ऑफ क्या जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत टफ पेपर है। इसमें 50% यदि क्वेश्चन आपने सही कर लिया है तो जनरल में आप सेलेक्ट हो सकते हैं। मेरा ऐसा अनुमान है, अब तो डिपेंड करता है और स्टूडेंट ने कैसा किया है। सो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। और यदि आप इंतजार कर रहे हैं, मुझे पता है इतने मेल मिल रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ डिक्लेयर कर दूँ। यदि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप इसको देख सकते हैं कि फाउंडेशन CUET PG का जो बैच है वो ज़्यादा चांस है कि अगस्त सितंबर में स्टार्ट होगा। आप अभी जो है पास्ट ईयर पेपर और लास्ट 5 ईयर बुक और CUET PG गाइड देखें। आप नए
एडिसन के लिए वेट मत करें क्योंकि वो बिल्कुल अप टू डेट है, अमेजन पे है और उसको तब तक तैयारी करें। फाउंडेशन बैच के लिए इंतजार करें, 1-2 महीने के बाद ही लॉन्च होगा। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 साइकिल के यदि आप वेट कर रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, तो ये भी अगस्त सितंबर में लॉन्च होने की पूरी संभावना है। यदि आप मुझसे बातें करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, तो ये सारे मेथड है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि अभी भी स्टूडेंट पूछते हैं सर आपसे मैं कैसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। दिस इज द वे यू कैन कांटेक्ट। आप यहाँ देख सकते हैं, वेबसाइट है, ईमेल है, टेलीग्राम चैनल है, ट्विटर है जिसको आप एक्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप जा करके आप आसानी से, और सब में चूंकि @PaulScience है तो आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, POLSC हेल्प। चलिए मिलते हैं किसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी।